अच्छा यार, मेरी रिक्वेस्ट है 2 मिनट ना, जो जो रेगुलर वाले वो छुट्टी कर सकते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, क्योंकि मैं आज शुरू से वो पढ़ाऊंगा ना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। छुट्टी करना चाहते थे, एक क्लास बाद आ जाए, एक क्लास बाद आ जाए, ठीक है जी, आगे आ जाए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो यार, सेटल हो जाता, आगे हम शुरू कर लें। बाहर डिस्कस कर लें। बता रहा हूँ बेटा, आसिफ सारा बता रहा हूँ मेरे बच्चे। अच्छा जी, सुनिएगा दोस्त, सर मैं थोड़ा सा ना आज जो लास्ट अटेम्प्ट का पेपर और रिजल्ट है ना उसको जरा डिस्कस करूंगा। देखो लास्ट अटेम्प्ट के पेपर में कुछ चीजें ऐसी थी जो आज से पहले एग्जामिनर ने इस हिसाब से इस तरह पूछी ही नहीं, ठीक है? मैं चूंकि सीए फाइनल की चीजें भी देख रहा हूँ, ठीक है, कुछ सवाल ऐसे थे इवन जो सीए फाइनल लेवल पर भी एग्जामिनर इस तरह नहीं पूछता, ठीक है जी। खास तौर पे एक सवाल आपके रिस्क का, ठीक है जी, जिस तरह वो पूछा गया है, ड्राफ्ट किया गया है, बहुत अच्छा सवाल था। और दूसरा सवाल सर जो जो मुझे जिससे बड़ा मूव किया वो था हमारे पास सर, जो मतलब एक नया बिजनेस आपके पास आता है ऑडिटर के पास, तो वो इनिशियल क्लाइंट स्क्रीनिंग के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो उसने उठा के पूछ लिए, उसमें सेफगार्ड्स और रिस्क उठा के पूछ लिए। उसने आज तक इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा था। अब मसला ये है कि सर उसके अंदर जो वर्डिंग्स हैं वो सेफगार्ड्स की वर्डिंग्स है। वाकई लोग समझेंगे ये कोर कोड से पेपर आया है, ठीक है जी, और वो परेशान हो गए कि भी कोड में ये कौन से सेक्शन हैं जिसमें ये सारी चीजें। तो मैंने जब वो पेपर देखा तो मुझे एक चीज का अंदाजा था कि जिस बंदे ने चीजें सेलेक्टेड लेवल पे तैयार की हैं, क्योंकि एक हमारे यहाँ जनरल ट्रेंड है कि एक स्टैंडर्ड में से वो एरिया पढ़ लो जो पेपर में आज तक टेस्ट हुआ या टेस्ट हो सकता है, बाकी जो जनरल एरिया उसको छोड़ दो, ठीक है जी। बहुत सारे लोग जो है वो इवन आइजा 200 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर नहीं करते, ठीक है जी। बहुत सारे जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो जो जिसको मैं कहता हूँ ऑफ शूट्स कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे सर ये प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, ठीक है जी। जब एक नया बिजनेस हमारे पास आता है ऑर्डर के पास, तो सर ऑर्डर को क्या प्रोसीजर्स करने चाहिए, इस तरह की चीजें वो ऑल टुगेदर छोड़ रहे होते हैं। पूरा फोकस हमारे पास पूरे टाइम में ये होता है कि जी हम एक स्टैंडर्ड के ऊपर काफी सारा टाइम लगा देते हैं, रिस्क के ऊपर फिर हमसे गोइंग कंसर्न पे अच्छा खासा टाइम लगा देते हैं, लेकिन इवेंचुअली सर आगे जाके हम चीजों में फंसते हैं, ठीक है जी। तो सर देखिए एग्जामिनर जो भी बंदा है वो रिसर्च करके पेपर बना रहा है, उस बंदे ने ये तीसरा लेटर है जो पूछा है। पहले उसने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का एक टाइम पे पूछा कि इसमें गलतियां निकालो, फिर उसने कहा जनाब ये लो जी आप रिप्रेजेंटेशन लेटर इसमें गलतियां निकालो, इससे पिछले अटेम्प्ट में उसने कहा कंफर्मेशन लेटर उसमें गलतियां निकालो। तो जो बंदा पर्चा बना रहा है ना उस बंदे को कमजोरियां पता है कि यार ये जो स्टूडेंट जिस तरीके से तैयार होके आ रहा है ना, वो स्टूडेंट करता है दो चीजों पे काम। एक तो रट्टा मारता है दबा के, दूसरा बुरा काम वो ये कर रहा है कि उसको ड्राफ्टिंग के नाम पे ना ये बेचा जा रहा है कि यार मैं आपको ना वर्डिंग्स बता दूंगा, आप 4-5 वर्डिंग्स है वो याद करना है, आपने हर सवाल में वही मार देंगे, ठीक है। ये ड्राफ्टिंग है। मैं एक टीचर की हैसियत से आपकी कभी भी अंग्रेजी सही नहीं कर सकता, मैं आज आपको बता दूं। एक ऑडिट का टीचर, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर आज बैठ के आपकी अंग्रेजी जुबान नहीं निखार सकता कि जी मैं आपको ना फ्रेजेस लिख के दे दूं कि जी मिसाल के तौर पर मेरा कंपेटिटर जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, देयरफॉर मेरी इन्वेंट्री में रिस्क है, ठीक है जी। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, दिस इज नॉट अ ड्राफ्टिंग टेक्निक। हाँ, मैं जो चीज आपको करवाऊंगा ना, जो डिफरेंट करवाऊंगा वो ये कि मैं आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप करूंगा, ठीक है जी। आपको जब सवाल अटेम्प्ट करने का तरीका आएगा ना वो थॉट प्रोसेस से आएगा कि सर अगर एक सवाल आए तो उसमें रिक्वायरमेंट्स कितनी है ये मुझे निकालना आना चाहिए, और हर एक रिक्वायरमेंट को मैंने उसके हिसाब से जवाब देना है, ठीक है जी। मैंने सारी चीजें कवर करनी है जी। क्या चीज क्विज वगैरह का रिजल्ट कब आता है, क्या उसी वक्त आ जाता है? पुराने पेपर्स पे हम बात कर लेते हैं, तो शाहरुख बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सर कि जब आप एक चीज को अप्रोच करने जा रहे हो ना, सवाल अप्रोच करने जा रहे हो, आप सबसे पहले उसकी क्लियरली ये पढ़ लें कि उसमें रिक्वायरमेंट्स कितनी है। अब मिसाल के तौर पर यार मैं सीए फाइनल का उस दिन एक सवाल देख रहा था,
उसने ऊपर एक केस डिस्कस किया हुआ है, एक केस, उसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, नीचे उसने एक लाइन लिखी है, डिस्कस द अबव सिचुएशंस। ठीक है जी। तो उस बंदे ने क्या किया है, एग्जामिनर ने उसके जवाब में हर एक सिचुएशन को तोड़ा हुआ, एक पैरा लिखा हुआ ऊपर, उसी से मिलता जुलता सवाल एसीसी में उठाया मैंने, जहां से छापा है, वहां लिखा हुआ जनाब एनालाइज द अबव सिचुएशन। अब इसका मतलब वो क्या चाह रहा है, वो पूरे सिनेरियो को एक सिनेरियो कंसीडर करके पूछ रहा है। तो देखो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब तुम चीजें पढ़ने बैठो ना, कवरेज कॉम्प्रिहेंसिव करो, ऐसी कवरेज करो कि उससे जब सवाल उठ के आए ना तो तुम उसको आराम से जवाब दे सको। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये कि ज्यादा से ज्यादा सिनेरियोज प्रैक्टिस करके जाओ, उसमें अंग्रेजी नहीं, थॉट प्रोसेस बनाना सीखो। मेरा पूरा काम तुम्हारे साथ ये रहेगा कि मैं तुम लोगों का थॉट प्रोसेस डेवलप कराऊंगा। ठीक है जी। और देखो 1000 टीचर्स मार्केट में होंगे, मैं एक चीज समझता हूं सर, मैं एक चीज ये समझता हूं कि अगर आपकी तैयारी पूरी है ना, आपको कोर्स का एक एक स्टैंडर्ड जो उसके अंदर चीजें मौजूद हैं वो आपको याद है। याद इन द सेंस ये कि अगर मैं आपको उसको ट्रिगर करूं तो आप जवाब दे दोगे। मसला सिर्फ ये कि वो ट्रिगर कहाँ करनी है, मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको करवा दूंगा होगा। लेकिन अगर आप मुझे ये कहोगे कि यार मैं सिर्फ किताब रीड करके जाऊंगा और मैं कोई चीज याद नहीं करूंगा, क्योंकि ऑडिट तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंट्यूशन से होता है, अनफॉर्चुनेटली सर मैं आपको बता दूंगा बहुत बुरे ट्रैक पे, बहुत गलत ट्रैक पे। आप कभी भी आप आईकैप के एग्जामिनर का सॉल्यूशन उठाएं, वो कभी भी सवाल जनरल नहीं होता कि एक जनरल सवाल आ गया था, ये जनरल सवाल आ गया था। ठीक है जी, जनरल कुछ नहीं होता। बाखुदा मैं आपको कसम खा के बता रहा हूं, मैं रोजी बेस्ट बैठा हूं, मैंने अभी सीए फाइनल पढ़ाना शुरू करना था लास्ट 6 महीने पहले। मैं जब चीजें पढ़ता हूं ना तो मैं मार्केट में अपने सारे कंपेटिटर्स को देखता हूं कौन क्या करा रहा है। अभी मेरे कंपेटिटर सुन रहे हैं, ठीक है जी, सारी चीजें देखते हैं। ठीक है जी, मैंने सोचा भाई इट्स टाइम, अहमद रजा गेट इनटू इट। ठीक है, इन सबसे अच्छा पढ़ा लोगे तुम। मैंने यकीन करो पहला स्टैंडर्ड खोला, पहला स्टैंडर्ड आइजा 501, ठीक है, खोला मैंने, स्टैंडर्ड खोल लिया मैंने, तो पढ़ाने के लिए नोट्स बना, स्टैंडर्ड खोला ना तो मुझे अंदाजा हुआ कि इस वक्त मार्केट में जितने भी लोग पढ़ा रहे 20% स्टैंडर्ड भी कवर नहीं करते। मुझे ये लगा नहीं यार, अगर मैं इसी एक्सटेंट पे जाके कवर कराऊंगा ना मैं फेल हो जाऊंगा। क्यों? जो रिमेनिंग स्टैंडर्ड का 80% हिस्सा है वो हम कवर नहीं करते। फाइनल की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। क्यों सर? वो आज तक नहीं आया, वो ऐसा एरिया है, वो वैसा एरिया है। अच्छा आप सवाल उठाओ, अच्छे खासे सवाल उस एरिया से आएंगे, फिर हम उसको लेबल करते हैं कि क्या ये जनरल है। याद रखिए सर, कोई चीज जनरल नहीं है। आपने कोर्स पूरा नहीं किया ना आप मार खाओ, ये मैं आपको आज बता दूं। सर आपके पास जो बेंच मार्क है ना मेरे बच्चे, वो है आईकैप की किताब। ठीक है, हमारी अपनी किताब है, हम उससे पढ़ाएंगे, आपको याद भी कराएंगे। ठीक है जी, आईकैप की किताब है। आईकैप की किताब में अगर आपने एक पुर्जा भी छोड़ दिया ना, एक हिस्सा भी छोड़ दिया ना, आप क्रिमिनल हो, मैं आपको बता दूं। देखिए एक बहुत जमाने पहले हमें एक बड़े बुजुर्ग बताया करते थे, जो एक जमाने में जो है वो आईकैप के पेपर सेटर होते थे, अब नहीं है। वो कहते थे यार आईकैप का पर्चा गैस करना, असेस करना बहुत आसान है। हम कहते थे वो कैसे? उसने कहा भाई पेपर उठाओ, किताब उठाओ, उसके अंदर से जो चीज पिछली 5 अटेम्प्ट्स में आ चुकी है ना वो काटते जाओ, जो बच जाए ना ये आईकैप ने जवाब लाजमी पूछे। और हमेशा ऐसे ही होता आ रहा था। ठीक है जी, ऐसे ही होता आ रहा था। हम लोग क्या करते, पिछली 5 अटेम्प्ट ही करके चले जाओ। ठीक है जी, अब वो कहते हैं पिछली 5 अटेम्प्ट में जो आया वो छोड़ दो, बाकी चीजें उठा के पूछते, क्योंकि उसको कोर्स कवर करना होता था। तो आज मैं आपको बता रहा हूं बेटा, आईकैप की किताब आपने लाजमी देखनी है। सर दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट का, और तो सुनो, मैंने क्लास में पढ़ाया, ये मेरे नोट्स हैं, जो मेरे क्लास के नोट्स हैं या प्रेजेंटेशन होंगी सर, उसके बाद मेरी किताब होगी। ठीक है जी, उसके अंदर नोट्स होंगे, फिर उसके बाद आईकैप की किताब है, इसके अंदर नोट्स हैं, फिर हमारे पास पेपर्स हैं, इसके अंदर नोट्स हैं। अब जब आप पढ़ने बैठोगे आप कह रहे हो यार मैं ये देखूं जो सर ने क्लास में कराया था, मैं किताब देखूं, मैं आईकैप की किताब देखूं, मैं उठा के ये देखूं। मैं आपको इतना बता दूं सर, इन तीनों को ना कोई 90-95% मैंने सिंक्रोनाइज किया हुआ। आप क्लास के लेक्चर नोट्स देख लोगे ना, यही हमारी बुक के अंदर लिखा होगा। बुक के अंदर कम लिखा होगा, ज्यादा नहीं लिखा होगा। ठीक है, कोई चीज ऐसी नहीं होगी छोड़ दी होगी। यही बुक उठाओगे आईकैप की किताब से कंपेयर करोगे, आपको 90-95% कंटेंट यही मिल जाएगा। तो आपको ये बीमारी नहीं होगी कि यार मैं पढ़ कुछ रहा हूं, नोट्स कुछ और हैं,
तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। और ये पता है बड़ा मसला क्या होता है, एंड में बच्चे आते थे हमारे पास पहले, सर वो मैं याद किससे करूं, वो याद करने का क्या, जो क्लास नहीं सर, वो जो क्लास में हो रहा है वो अलग है, जो किताब में लिखा है वो अलग है, और जो आईक्यू आपकी किताब में हो तो बिल्कुल ही अलग है। नहीं, हमने इन तीनों को सिंक्रोनाइज रखना है, ताकि जिस जगह से एग्जामिनर ने कॉन्सेप्ट्स उठाने, चीजें उठानी है, ठीक है जी, वो हमारे जो है वो कंट्रोल में रहे। तो भाई आपने अपने पास, एक तो हमारी अपनी किताब है जो आपने अपने पास रखनी है, एक आईक्यू की किताब है, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूं, जो चीज यहाँ पढ़ाऊंगा वही किताब में होगी, वही आईक्यू की किताब के साथ सिंक्रोनाइज होगी, ठीक है जी। एक जिम्मेदारी आप पे डाल रहा हूं, आपने आईक्यू की किताब हर चैप्टर बाद के बाद देखनी है, और आपने मुझे बताना है इन केस के सर ये चीज आपने कवर नहीं की, आप देख लें। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है कि आपने अपनी ऑडिट की स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक को अभी रीवैम्प किया पूरा, ठीक है जी, रीवैम्प किया है। मुझे लास्ट बैच में ना अंदाजा हुआ, कैसे, लास्ट बैच में मैं चीजें पढ़ा रहा था, अच्छा मैं जो मेरे कंप्यूटर के पास भी बच्चे जा रहे थे मैं उनसे भी इन टच रहता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो मुझे पहली दफा अंदाजा हुआ कि लोग आईकैप की स्टडी टेक्स्ट नहीं देखते, कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो लास्ट उसमें आईकैप ने कटवा दिए थे, स्टडी टेक्स्ट से निकाल दिए कि नहीं ये कोर्स में, वो भी पढ़ रहे हैं लोग। तो यार अपनी एफर्ट को क्यों मतलब ऐसे ऐसे चैनल पे डाल रहे हो जो जो सही नहीं है। मैं आपको आज बताऊं बाखुदा, आपके आईकैप का एक क्वेश्चन बैंक है, वो क्वेश्चन बैंक की जो लेटेस्ट कॉपी आईकैप की वेबसाइट पे पड़ी है ना, वो इतना बेहतरीन प्रैक्टिस मटेरियल आपकी सोच है जो अभी डेवलप करके उन्होंने डाली, अच्छी खासी रिसर्च की जिस बंदे ने किताब बनाई, ठीक है जी। आज मैं आपको ना दो चीजों में से किसी एक चीज का मोहताज बना देता हूँ, या तो अपना मोहताज बना देता हूँ या किताब का मोहताज बना। मैं आपको आज बता रहा हूँ वो प्रैक्टिस सेट जबरदस्त प्रैक्टिस सेट है, मैं उसको जगह जगह रेफर करता रहूंगा, ठीक है जी। और अगर आपने उसको नहीं खोला तो मैं आपको बताऊं आप गुनाहगार हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ऑडिट का पेपर उस बंदे का फेल नहीं होता जिसको अंग्रेजी लिखना नहीं आती, ये मैं आपको आज बता दूं। ऑडिट का पेपर उस बंदे का फेल होता है जिसको थॉट प्रोसेस को सीक्वेंस देना नहीं आता, ठीक है जी। एक आपने सिनेरियो उठा के पढ़ा, उस सिनेरियो में 3 स्टैंडर्ड मिला के टेस्ट हो रहे हैं, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इसमें 3 स्टैंडर्ड टेस्ट कौन से हो रहे हैं, ठीक है जी। फिर बीइंग ऑडिटर प्रोसीजर्स आपने कौन से अप्लाई करने, सिनेरियो आइडेंटिफाई करना, 90% सवालों की 2 रिक्वायरमेंट्स होगी, इवैल्यूएट, ठीक है जी, इवैल्यूएट करो सिचुएशन को, ऑडिट प्रोसीजर्स बताओ, इवैल्यूएट करो सिचुएशन को, ऑडिट प्रोसीजर्स बताओ। देखो मैं आपको फिर बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, मेरे लिए हमेशा से लास्ट हमने 3 बैचेस से ना, जब 4 बैचेस हो गए हमारे, पढ़ाना शुरू किया, हमारे सेकंड बैच में, थर्ड बैच में इनफैक्ट जिस बच्चे का गोल्ड मेडल आया उसको मैं लेके बैठा, उसने कहा सर मैंने एक काम किया था, मैंने आपकी सारी क्लासेस ली, आकाश की सारी क्लासेस ली, उसके बाद मैंने जिस सीक्वेंस में आपने चीजें पढ़ाई थी मैंने याद की उस सीक्वेंस, मैंने उसको याद किया है। एक होता है रट्टा, रट्टा होता है वर्ड टू वर्ड, नहीं वो नहीं लगा सकते, लेकिन ऑडिट प्रोसीजर्स आपको पता होने चाहिए, 6 ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, ये करता है ऑडिटर, ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, ठीक है यार। आप यकीन करो कितने लोगों ने ऑडिट का पेपर दिया। अच्छा मैं ऐसी इस बच्चे से पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं कि तुम्हें तो ऐसे पूछ रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट पे असर्शंस कितनी है, 6 बैलेंस शीट की होती है। मैं आपको बताऊं ये अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा, आप आम बच्चे से पूछोगे 4 होती है बैलेंस शीट, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर क्लासिफिकेशन पे काम ही नहीं करता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि देखें 5, तो भाई अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं। अच्छा मैं ना हर कॉन्सेप्ट के साथ साथ ना आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ कराता जाऊंगा, ठीक है। तैयार हो, शुरू करें। हम अपना पहला स्टैंडर्ड शुरू करने जा रहे हैं सर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है जी। क्या क्या शुरू करने जा रहे हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है। बिल्कुल लेगा, रेगुलर वाला भी एक क्लास ले ले, कोई टेंशन नहीं। अच्छा जी सर सुनिएगा दोस्त, हाँ दोबारा होगा तो आज के दिन की देखो स्लाइड्स आपको सारी मिल जाएंगी, किताब आपको मैं सॉफ्ट कॉपी भी दे दूंगा, आप हार्ड कॉपी भी किताब लो। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा किताब हार्ड कॉपी में लेना, ताकि आपको याद करने में आसानी, या प्रिंट निकाल लेना घर से, ठीक है, क्या आपका दिल करे मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में दे दूंगा, ठीक है। अच्छा जी सुनो मेरे बच्चों, हैं
अच्छा जी बेटा जरा तो हमने फोकस करना है। अच्छा जी सर प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त प्यारे भाई, बिल्कुल खामोश। पिछले अटेम्प्ट में क्लास के खुद से नोट्स बनाए थे, इस बार दोबारा बनाऊं या यूज कर लूं? एक और चीज भी सुन लो, जो बंदा इस सब्जेक्ट को सेकंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम दे रहा है ना, एक मेरी इल्तिजा है यार, देखो मैं एक्सपीरियंस से फेल होने का, ठीक है, तो मैं आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। मेरा बीएमटी का पेपर पहली दफा रुका, ठीक है, फेल हुआ मैं। दूसरी दफा जब मैंने पेपर दिया ना, तो उस वक्त मेरा माइंडसेट कुछ और था, मैं फेल हो गया दोबारा, ठीक है। मैं ब्लेम नहीं करूंगा कि जी उस वक्त ये मामला था, वो फेल हो गया मैं। आप यकीन करो थर्ड टाइम मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं था, फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं था, मैं अच्छे पैसे बना रहा था। जब मैं थर्ड टाइम पेपर देने के लिए बैठा ना, तो मैंने किताबें खोली, मुझे कोफ्त होने लग गई, ये तो अभी याद किए थे, ये तो मेरे नोट्स बने हुए यार, कितने जबरदस्त नोट्स बने हुए यार, क्या फजूल इंसान था जिससे मुझे फेल किया यार, लानत है यार, ये यार वो। आप यकीन करें मुझसे वो दिन नहीं पढ़ा गया, और 20 दिन बाकी थे मेरे पेपर में। मैंने उस वक्त एक चीज सोची, मैंने कहा इसको साइड पे करो, आप ऐसे ट्रीट करो कि आप ये पेपर पहली दफा दे रहे हो, और पूरी ईमानदारी से इसको अटेम्प्ट करो एज इफ के फर्स्ट टाइम दे रहे हो। मैंने कहा भाई मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ये तो एसीसी का पेपर है। मैं यकीन करो अपने दिमाग को यकीन दिलाता रहा कि यार ये एक नया पेपर है, ये एक नया पेपर है। अच्छा दूसरा मेरी मोटिवेशन और भी मर गई थी, इसकी वजह यह कि मैं अच्छा पैसे बना रहा था। तो मैंने कह रहा पास हो या ना हो डजेंट मैटर, पास हो भी गया तो क्या होगा, क्वालिफाइड के नाम पे 20,000 रुपए और बढ़ जाएंगे, मैं टीचिंग से अच्छे पैसे बना रहा था। उस वक्त मैंने अपने आप को समझाया, मैंने कहा नहीं, मैं इसको ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे मैं फर्स्ट टाइम पेपर दे रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ क्वेरीज है, पुराने रजिस्टर है, अल्लाह के वास्ते इस दफा उसको साइड पर रखें, ठीक है। आप एक ब्रांड न्यू रजिस्टर उठाएं, किताब उठाएं और अल्लाह का नाम लेके खुद से उसको शुरू करें, ठीक है। इस दफा कोई लेगेसी नहीं, डन। अच्छा जी सर मुझे एक बात बताएं, सुनो, देखिए एक ऑडिटर के पास 7 टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स हैं। कितने? 7 टाइप के। इन 7 टाइप के ऑडिट प्रोसीजर्स को वो यूज करता है 3 चीजों के लिए। किन चीजों के लिए? 3 चीजों के लिए। सबसे पहला काम रिस्क असेस करने के लिए, ठीक है जी। जब वो कोई भी ऑडिट शुरू करता है तो वो रिस्क असेस करता है, ठीक है जी। और रिस्क असेसमेंट स्टेज के ऊपर वो लोगों से बातें पूछ रहा होता है, इंक्वायरी, ठीक है जी। नंबर 2 ऑब्जर्व कर रहा होता है ऐसा सारी चीजों को, ऑब्जर्वेशन। नंबर 3 सर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, वो शुरू में बैठ के बेसिक प्रिलिमिनरी रेशोज निकाल के ये चीज असेस करता है कि कंपनी में कितना रिस्क मौजूद है, इनहेरेंट रिस्क कितना है, कंट्रोल रिस्क कितना है। ये सारी रिस्क असेसमेंट कब हो रही है? शुरू में, ठीक है जी। इसके लिए वो क्या यूज करता है? ऑडिट प्रोसीजर्स यूज करता है। ऑडिट स्टेप्स, ऑडिट प्रोसीजर्स हैं क्या सर? सर नंबर 1 इंक्वायरी, ठीक है जी। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन, नंबर 3 इंस्पेक्शन, नंबर 4 एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं। फिर सर 2 री हैं, रिकैलकुलेशन है, री परफॉर्मेंस है, और सर और क्या है सर? दैट इज वेरी गुड सर, ये तो हमने बचा के रखा है सर। अब सुनिएगा दोस्त, सुनिए दोस्त, मैं बड़ा बेसिक बात करूंगा ताकि मैं डायरेक्ट चैप्टर पे आ सकूं। मुझे एक बात बताएं, इंक्वायरी का मतलब ये है कि आप एंटिटी के अंदर और एंटिटी के बाहर, एंटिटी के अंदर भी एंटिटी के बाहर भी नॉलेजेबल लोगों से बात करके इंफॉर्मेशन लो। सर ये इंक्वायरी रिटर्न भी हो सकती है, इंक्वायरी ओरल भी हो सकती है, इंक्वायरी रिटर्न भी हो सकती है, इंक्वायरी ओरल भी हो सकती है, एंटिटी के अंदर भी एंटिटी के बाहर के लोगों से भी, नॉलेजेबल लोगों से। ये एक ऑडिट प्रोसीजर है। सर आप जब ऑडिट करने जाते हैं 10,000 चीजें आप जो है वो डिफरेंट लोगों से पूछ रहे हो। आप पहले जाकर सीईओ से पूछते हो जी कि कोई फाइनेंसिंग तो नहीं ली है सर, कोई आपने जो है वो नया लोन तो नहीं लिया, कोई नए शेयर तो नहीं इशू किए सर, कोई ऐसा चीज तो नहीं, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ हो कंपनी में। सर मुझे भी बताएं आपके पास कितने लोग छोड़ के गए, कितने लोग आए आपके पास। सर आप ऐसा डिपार्टमेंट जाते हो, सैलरी में इंक्रीज कितना हुआ है, कितने लोग छोड़ के गए, ग्रेचुटी की क्या पोजीशन है, प्रोविडेंट फंड की क्या पोजीशन है, पेंशन की क्या पोजीशन है, कहीं लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट्स होते हैं एम्प्लॉइज के उसमें तो कोई चेंज नहीं है। ये सारी चीजें क्या है? इंक्वायरी, ठीक है जी। ऑब्जर्व क्या करता है सर ऑडिटर? याद रखना, ऑब्जर्व होता है कोई प्रोसीजर। मिसाल के तौर पर एंटिटी ने एक कंट्रोल लगाया हुआ है कि जब भी वो लोगों को सैलरी देगी कैश में छोटे एम्प्लॉयज को शनाख्ती कार्ड देख के देगी,
एक कंट्रोल है ताकि किसी गलत बंदे को सैलरी ना चली जाए। मुझे बताओ ऑर्डर क्या करेगा, इसको कैसे इंश्योर करेगा कि प्रोसीजर होता है नहीं होता? वहां के ऑब्जर्व कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। ऑब्जर्वेशन की लिमिटेशन है, ऑब्जर्वेशन उसी वक्त जो काम हो रहा होता है वही ऑब्जर्व हो रहा होता है। हमें ये नहीं पता पिछले 11 महीनों में काम हुआ या नहीं हुआ, तो हम फिर उसके लिए क्या करते हैं सर, डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए जो प्रोसीजर है वो क्या है, इंस्पेक्शन। तीसरे प्रोसीजर पे हम आ गए। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, दो चीजों को इंस्पेक्ट करना, डॉक्यूमेंट्स को और फिजिकल एसेट्स को। ऐसा इंक्वायरी, इंटरनल एक्सटर्नल लोगों से कम्युनिकेट करना, नॉलेजेबल लोगों से। सर ऑब्जर्वेशन, किसी कंट्रोल को परफॉर्म होते हुए देखना। सर इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट्स को या एसेट्स को फिजिकली सर इंस्पेक्ट कर लेना। एनालिटिकल प्रोसीजर सर दो कनेक्टेड चीजों का रिलेशनशिप मॉनिटर करना। लॉजिकली अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे को भी बढ़ना चाहिए, ठीक है जी। लॉजिकली अगर एक नीचे आ रहा है तो दूसरे को भी नीचे आना चाहिए। रिलेशनशिप चेक करके सर हम असेस करते हैं कि एक कंपनी में कितना रिस्क है, ठीक है जी। सर मेरे पास रिकैलकुलेशन, जनरली रिकैलकुलेशन कंप्यूटेशनल चीजों के लिए होती है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सर एक कंपनी ने गेन ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट किया है, वो सही कैलकुलेट किया नहीं किया। एक कंपनी ने सर डिस्काउंट कैलकुलेट किया है, वो सही कैलकुलेट किया नहीं किया। सर रीपरफॉर्मेंस, किसी एक स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटी को ऑडिटर खुद भी परफॉर्म करता है और चेक करता है कि वो कंट्रोल एक्टिविटी इफेक्टिव है या नहीं है। सर फिर आखिरी चीज सर, इसका मतलब है जो चैप्टर तुम शुरू करने जा रहे हो इट्स एन ऑडिट प्रोसीजर। वो क्या है सर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन है क्या सर? एक्सटर्नल कंफर्मेशन ये है कि ऑडिटर, और सुनना सर, ये मेरी मैनेजमेंट है सर, ये ऑडिटर है, हम है सर, ये हमारा सब्जेक्ट एंटिटी है। मिसाल के तौर पर ये हमारा बैंक है। कौन है हमारा सर? ये हमारा बैंक है। गौर से सुनिएगा दोस्त, सर अगर मैं एक बैंक मैनेजर को कॉल करूं और उससे पूछूं कि कंपनी का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है और वो मुझे जवाब दे दे, अज्यूम करो दे दे, वैसे जवाब देता नहीं है, तो मुझे बताओ हमने कौन सा प्रोसीजर इसमें से परफॉर्म किया? इंक्वायरी परफॉर्म किया, ठीक है जी, इंक्वायरी परफॉर्म की। सर हमने एक लेटर लिखा बैंक को, हमने कहा जी बैंक आप जरा बैलेंस कंफर्म कर दे, हमने लेटर लिखा बैंक को, ठीक है जी। बैंक ने सर उसका ओरल जवाब दे दिया, ये क्या है सर? इंक्वायरी। इंक्वायरी रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। देखिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक डिफरेंट प्रोसीजर है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में ऑडिटर जाता है मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट को कहता है जी मैंने आपका बैंक बैलेंस कंफर्म करना है। गौर से सुनना, ऑडिटर अपने लेटर हेड पे, अपने बैंक कंफर्मेशन के अपने लेटर हेड के ऊपर एक कंफर्मेशन ड्राफ्ट करता है जिसमें बैंक से 1000 चीजों को पूछता है, सिर्फ बैलेंस नहीं। सर ये कंफर्मेशन लेटर जो कि ऑडिटर के लेटर हेड पे होता है, बैंक कंफर्मेशन, ये मैनेजमेंट से भी साइन करवाता है, खुद भी साइन करता है, और सर ये अपनी तरफ से डिलीवर करके आ जाता है किसको? सब्जेक्ट एंटिटी को, यानी बैंक को। बैंक ये करता है कि सर थोड़े टाइम के बाद सर ये उठा के ऑडिटर को इसका जवाब दे देता है विदाउट इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट। और याद रखना इस जवाब के लिए जरूरी है कि ये किसमें हो, रिटर्न में हो। ये किसमें हो? अब बताओ एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक्स है सर, नंबर 1 सर डायरेक्ट थर्ड पार्टी से रिसीव हो, रिटर्न फॉर्म में हो। डायरेक्ट थर्ड पार्टी से रिसीव हो और किस फॉर्म में हो? रिटर्न फॉर्म में, विदाउट इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट। ऐसा तो सर मैं उसको क्या नाम दूंगा कि सर मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर परफॉर्म किया। और तो सुनना, ये जितने ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, ठीक है जी। अच्छा एक बच्चे ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंटिव प्रोसीजर और ऑडिट प्रोसीजर। देखो ऑडिट प्रोसीजर्स दो टाइप के हैं, कंट्रोल टेस्टिंग और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ठीक है जी। हर सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर है, ठीक है जी। ये ऑडिटर के ये औजार हैं, इससे ऑडिटर ने काम करना है। काम दो टाइप के होते हैं, या तो टेस्ट करेगा कंट्रोल्स को या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करेगा। यानी सर ऑडिट प्रोसीजर एक ब्रॉडर कैटेगरी है, उसके अंदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आते हैं। मैं आगे जाके इसको जवाब दे रहा हूँ। मुझे बताएं सर, मेरे पास ये जो ऑडिट प्रोसीजर सारे आपके सामने लिखे हुए, एक इसमें से एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। क्या इस पे किसी स्टैंडर्ड ने ऑडिटर को कंपेल किया है कि तुमने इन 7 में से ये 3 तो लाजमी परफॉर्म करना? नहीं सर, ये ऑडिटर का अपना जजमेंट है कि वो एविडेंस ढूंढने के लिए इनमें से कोई भी, कोई एक, कोई दो, कॉम्बिनेशन ऑफ 4, 5, 10, ये 7 सारे के सारे यूज कर सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना कंपलसरी है? नो सर,
एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना कंपलसरी नहीं है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना कंपलसरी नहीं है, ठीक है जी। एक ऑडिट प्रोसीजर है जो ऑडिटर का जजमेंट है उसके हिसाब से उसको भेजेगा, लेकिन लेकिन चूंकि चूंकि सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन से जो ऑडिट एविडेंस रिसीव होता है वो आला क्वालिटी का होता है। एक आला क्वालिटी के ऑडिट एविडेंस में क्या क्या क्राइटेरिया से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? सर वो रिटर्न होता है ओरल की जगह, सर वो डायरेक्ट रिसीव हो रहा है ऑडिटर को विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट, सर वो थर्ड पार्टी से रिसीव हो रहा है, ऐसा सर। और सर ओरिजिनल फॉर्म में रिसीव हो रहा है, ऐसा जी, कॉपी नहीं है, रिटर्न है, ओरल नहीं है, ठीक है। ये बेहतरीन इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना ऑडिटर के लिए लाजमी है? नहीं सर, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट कंपल्सरी, ऐसा। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, इज इट ऑडिट प्रोसीजर? यस सर, इट्स एन ऑडिट प्रोसीजर, लेकिन एक चीज याद रखो, इंक्वायरी पे ना कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है जी। कोई पूछे ऑब्जर्वेशन पे, मैं कहूंगा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है जी। एनालिटिकल प्रोसीजर पे स्टैंडर्ड है, एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे करना है वो एलैबोरेट किया हुआ है उसने, ठीक है जी। बाकी सर दूसरी जो चीजें सिर्फ एक्सटर्नल कंफर्मेशन है जिसमें पूरा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। इन दो प्रोसीजर्स के ऊपर पूरा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मौजूद है, सिखाया गया आपको कि कंफर्मेशन को किस तरह और कहां इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और साथ में ये भी बताया गया कि ये तुम्हारा जजमेंटल मैटर है कि तुम इसको यूज करो या ना करो, लेकिन साथ में ये बताया गया कि सर इससे जो ऑडिट एविडेंस मिलेगा वो आला क्वालिटी का है, ठीक है जी। आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेटर मिल रहा है, रिटर्न फॉर्म में मिल रहा है सर, थर्ड पार्टी से मिल रहा है और डायरेक्ट मिल रहा है। अब मेरे बच्चों ये मैंने बिल्कुल बेस आपको बता दिया, मैं जा रहा हूं सर स्टैंडर्ड के अंदर, सुनिएगा दोस्तों। पता है जी, अगर मैं आपसे कहूं जनाब मैंने ऑडिट एविडेंस गैदर करना है सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन से, तो सबसे पहली चीज सर सर मेरे पास डायरेक्ट रिसीव होगा, मैनेजमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर जी सर रिप्लाई इज डायरेक्टली रिसीव बाय द ऑडिटर, ऐसा। अच्छा जी सर, फिर रिटर्न फॉर्म में किस पे हो? पेपर पे हो सर, फिर ईमेल पे भी हो सकता है सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में भी हो सकता है। अब सुनो 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 सुनो, आमतौर पे ट्रेडिशनली कंफर्मेशन किस पे रिसीव होती है? एक पेपर पे रिसीव होती है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि पेपर पे। लेकिन क्या फैक्स पे रिसीव हुई कंफर्मेशन एक्सेप्टेबल है? हाँ एक्सेप्टेबल है सर। ईमेल पे रिसीव हुई कंफर्मेशन एक्सेप्टेबल है? हाँ है सर। व्हाट्सएप पे रिसीव हुई कंफर्मेशन एक्सेप्टेबल है? हाँ है। इन तीनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम अप्लाई होता है, तीनों अलाउड है, लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि भैया आप सेंडर की ऑथेंटिसिटी इंश्योर कर लो। क्या कर लो? जिस बंदे ने आपको ये भेजा है ना, आप ये इंश्योर कर लो कि वो वाकई वो बंदा है जिसको भेजना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि दरमियान में मैनेजमेंट ने जो है वो कोई मैनिपुलेट करके कंफर्मेशन एडजस्ट करके आपको भेज दिया, नहीं। आपने सर दो चीजें इंश्योर करनी है अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से रिसीव हो रहा है। नंबर 1, सेंडर की ऑथेंटिसिटी आपने इंश्योर करनी है। नंबर 2, आपने ये इंश्योर करना है कि ट्रांजिट में कोई मैनिपुलेशन नहीं हुई। दो चीजें सर मुझे बताएं। एक्सटर्नल कंफर्मेशन सर इट्स एन ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ठीक है जी, जिसमें ऑडिटर क्या करेगा? डायरेक्टली एक रिप्लाई रिसीव करेगा, किससे? थर्ड पार्टी से, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा। और ये थर्ड, ये जो इन्वॉल्वमेंट, ये जो रिप्लाई रिसीव होगा वो किस फॉर्म में होगा सर? या तो रिटर्न फॉर्म में होगा पेपर पे, या रिटर्न फॉर्म में होगा किसमें? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज होता है तो सर हमने दो चीजें इंश्योर करनी है। क्या चीज? ऑथेंटिसिटी ऑफ सेंडर, एंड नंबर 2 सर ट्रांजैक्शन के अंदर कोई मैनिपुलेशन ना हो, ऐसा। ये बात समझ आती है? अच्छा सर, अब मैं आपसे एक सवाल है सर, गौर से सुनिएगा। गौर से सुनिएगा दोस्त। जनाब मैं आपके सामने ना कुछ चीजें रख रहा हूं। सबसे पहले सर, identify whether the conditions for an external confirmation met in the following circumstances. Number 1, bank replied through phone call to a written confirmation sent by the auditor. मसला क्या है इसके? मसला ये नहीं ऑन कॉल, मसला ये कि आपको रिटर्न में जवाब नहीं आ रहा, ठीक है जी। मसला ये नहीं कि ऑन कॉल है, मसला क्या है? रिटर्न में जवाब नहीं आ रहा। करे या तो पेपर पे हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ऐसा हो जो राइटिंग में आप रिसीव हो जाए, तो मसला इसके अंदर ये क्या? इसके अंदर ये मसला नहीं है कि और कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर, डायरेक्ट ऑर्डर को कॉल रिसीव हुई है, ये बेहतर नहीं है? नहीं सर, बेहतर का मसला नहीं है, कहता रिटर्न होना चाहिए।
सर नंबर 2, all confirmations sent to debtors are collected by the representative of management. मैनेजमेंट ने क्या किया, एक बंदा भेजा, उसने कहा सारे डेटर्स से कंफर्मेशन को जमा करके ले आएगा, एक खूबसूरत सी फाइल में हम आपको लाके दे देंगे। मसला है? हाँ सर, ये डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं, मैनेजमेंट के हाथ लग गए वो पलीद हो जाएगा। डन। Many confirmations were received by the auditor through fax and emails. सर कोई मसला नहीं है सर, कोई इशू नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई इशू वाली बात नहीं। अब और सुनो, यह है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यह है सर ICAW के सवाल का एक्सट्रैक्ट। सर जी हमने एक लॉयर को कंफर्मेशन भेजी, लॉयर ने मैनेजमेंट को कहा मैं रिप्लाई कर दूं, मैनेजमेंट ने कहा कर दो। सर लॉयर ने हमें रिप्लाई किया, वो डायरेक्टली रिसीव हुआ, क्या कंडीशंस पूरी होगी? हाँ सर कंडीशन पूरी होगी, कंडीशन पूरी होगी। उसके अंदर रिक्वायरमेंट हरगिज ये नहीं है कि क्लाइंट से छुप के आपने दे रहे, नहीं, याद रखना बैंक हो, डेटर हो, सर लॉयर हो, वो बगैर मैनेजमेंट से पूछे आपको जवाब नहीं देगा। अगर वो मैनेजमेंट से इजाजत ले रहा है तो उसमें कोई मजायका नहीं है, ठीक है जी। वो मैनेजमेंट से इजाजत ले, रादन के मैनेजमेंट को लेटर दे के जाओ तुम ऑर्डर को देकर आ जाओ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैनेजमेंट से इजाजत लेने में कोई मसला नहीं है, ऐसा ये बात भेजो में बैठती है सर। अच्छा जी अब आए जरा दोबारा सर आगे। अच्छा जी अब गौर से सुनना मेरे बच्चों, एग्जाम में सर एक सवाल आ सकता है आपसे कि बताएं कंफर्मेशन कहां से या किस किस को कंफर्मेशन भेजी जा सकती है, रेंज ऑफ कंफर्मेशन बताएं। तो सर मुझे बताएं रेंज ऑफ कंफर्मेशन में सबसे पहली चीज आमतौर पर हम सर बैंक को कंफर्मेशन भेजते हैं, ठीक है जी। नहीं 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 ये कुछ बच्चे नए भी है, जरा स्पीड में घुमा देता हूँ। बैंक कंफर्मेशन है सर जब ऑथराइजेशन पहले ही मिल चुकी है, यूज इन कंफर्मेशन बाय सिग्नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो याद रखो, ऑथराइजेशन मुझे मिली है कि मैं कंफर्मेशन भेजूं या नहीं भेजूं, वो बंदा रिप्लाई के लिए भी इजाजत ले सकता है, ठीक है जी, कि भाई मैं जवाब दूं या नहीं दूं, वही वाली बात बता दूं या ना बताऊं। सर अगर वो एडिशनल जवाब दे रहा है, एडिशनल वो ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है। हम तो वैसे जब कंफर्मेशन भेजते हैं उसमें लिखते हैं कि आपके मैनेजमेंट से हमने इजाजत लेके साइन हुआ है, आप जवाब दे दें। वो अगर एडिशनली जाए लॉयर और मैनेजमेंट से कहे कि मैं जवाब दे दूं, तो उसमें कोई मजाक वाली बात नहीं, मैनेजमेंट से इजाजत लेने में कोई मसला नहीं है। प्लांट कन्वर्जन प्रोसेस भी ऑब्जर्व करते हैं। प्लांट कन्वर्जन क्या होती है? अच्छा चलो खैर, सर बैंक कंफर्मेशन जाती है सर किस चीज के लिए? अच्छा एक बात बताओ और सुनो, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि बैंक्स को आमतौर पे 100% कंफर्मेशन भेजी जाती है, सारे बैंक्स को। मुझे एक बात बताओ, अगर एक बैंक में 1 रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ, उसको कंफर्मेशन भेजनी चाहिए? क्यों? नहीं ये याद रखना सर, बैंक को कंफर्मेशन भेजना इररिस्पेक्टिव ऑफ मटेरियलिटी होता है। जितने आपके पास बैंक से, चाहे उनमें 1 रुपए का बैलेंस भी मेंटेन हो, उनको भी कंफर्मेशन भेजते हैं। जिनमें अकाउंट खुला हुआ है, बैलेंस 1 रुपए का नहीं है, उसको भी हम भेजते हैं सर। क्यों? बैंक से हमारी सिर्फ बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी बहुत सारी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम गारंटीज और चीजें भी जो है वो बैंक के थ्रू कर रहे होते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह जो हमने बैंक से खुलवाया होता है, तो बैंक कंफर्मेशन है सर, जिसको हम कंफर्मेशन के लिए किसको भेजोगे? बैंक को, तमाम बैंक्स को, इररिस्पेक्टिव ऑफ बैलेंस। ऐसा सर नंबर 2 मेरे पास क्या है सर? डेटर्स ऑफ क्रेडिटर्स। ऐसा सर मैं इनको कंफर्मेशन भेजता हूँ, क्या तमाम डेटर्स ऑफ क्रेडिटर्स को भेजते हो? नहीं सर, आगे जाके हम देखेंगे कि हम तमाम को नहीं सर, मटेरियल और रिस्की, मटेरियल और रिस्की इनको भेजते हैं। इसका मतलब यहाँ सैंपलिंग करनी है आपने, ठीक है जी। अच्छा जी चीज याद रखो सर, बैंक में रिस्क बहुत बड़ा है। देखो आपसे स्टैंडर्ड कहता है जनाब, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजनी है, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपने 2 किस्म की पार्टीज को भेजनी है, मटेरियल और रिस्की, और इंग्लिश वाला, ठीक है जी। तो बैंक में चूंकि रिस्क ज्यादा है, ठीक है जी, हम बैंक को कंफर्मेशन लाजमी भेजते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी अब बताएं सर, इसके अलावा डेटा सर स्टॉक हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, सर ये कंफर्मेशन किसको जाती है? सर बाज़ औकात कुछ कंपनीज में स्टॉक रखने के लिए स्पेशल कंडीशंस चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक फार्मा कंपनी हूँ, मेरा स्टॉक है सर, मेरे पास उसको स्टोर करने की जगह नहीं है, वो टेम्परेचर में मेंटेन नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ सर, अपना स्टॉक किसी के पास रखवा देता हूँ, ठीक है जी, किसी बड़ी जो है वो फार्मा कंपनी के पास स्टोर करवा देता हूँ। अब ये फार्मा कंपनी क्या करती है सर, हमसे पैसे चार्ज करती है, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं सर, अगर स्टॉक किसी थर्ड पार्टी के पास है और हमारा स्टॉक है, हमारी बुक्स में आ रहा है, तो सर ऑडिटर क्या कर सकता है? 2 तरीके से स्टॉक को वेरीफाई कर सकता है।
या तो चला जाए, वहां चला जाए और स्टॉक सर इंस्पेक्ट करके आ जाए, ठीक है जी, या फिर क्या करे सर, कंफर्मेशन भिजवा दे, ठीक है जी। तो सर हम जो थर्ड पार्टी के पास स्टॉक है उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू कंफर्मेशन। डन जी। सर फिर अक्सर सर हमने बैंक से लोन लिए हैं और गिरवी क्या रखवा दिए, डॉक्यूमेंट्स रखवा दिए, डॉक्यूमेंट्स गिरवी रखवा दिए। या मिसाल के तौर पर आप ऑडिट करने आए, आपने कहा भाई ये जो बिल्डिंग है मैं ये वेरीफाई करना चाहता हूँ ये बिल्डिंग कंपनी के नाम पे है या नहीं। कौन सी अदर्शन वेरीफाई कर रहा हूँ मैं, कौन सी अदर्शन वेरीफाई कर रहा हूँ, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक कर रहा हूँ बिल्डिंग कंपनी की है या नहीं। मैं कंपनी के जो है वो सीईओ से कहा कि अरे भाई वो डॉक्यूमेंट दे दो इसके यार, मैं देखना चाह रहा हूँ ये बिल्डिंग आपके नाम पे है। तो सीईओ ने कहा सर मसला है इस बिल्डिंग को हमने सर कोलेटरल के तौर पे प्लेज करवाया हुआ है लोन लेने के लिए। मैंने कहा अच्छा, मतलब तुमने गिरवी रखवाया किसी के पास लोन लेने के लिए, तो उसके डॉक्यूमेंट उसने कहा सर उसी के पास है ताकि मैं बेच ना सकूं। अब बताओ मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं उस बैंक जाऊं वहां उसके सामने बैठ के सारे डॉक्यूमेंट्स खुलवाऊं और मैं उसको वेरीफाई कर लूं, या मैं क्या कर सकता हूं सर मैं एक कंफर्मेशन भेज दूं ऐसा, और कंफर्मेशन का अगर जवाब आ जाता है तो बहुत है। अभी ये चीज याद रखना सर, फाइनेंसर सिर्फ बैंक नहीं होता, ठीक है जी, फाइनेंसर ब्रोकर्स भी होते हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदने के लिए जो है वो कंपनी को पैसे दिए होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हूं, मैं ट्रेडिंग करता हूं, अब मेरे पास सर मैं ठीक ठाक शेयर्स खरीद लिए, पैसे नहीं उठाने के, तो क्या करता हूं ब्रोकर से लोन ले लेता हूं। और वो क्या करता है सर, इमीडिएटली सिक्योरिटी के तौर पर कोई एसेट के डॉक्यूमेंट्स मांग लेगा, तो मैं क्या करूंगा सर दे दूंगा। अब बताओ ऑडिटर आ गया तो उसको वेरीफाई कैसे कराऊं, करवा लो ऐसा। अब बताओ अगर बैंक को कंफर्मेशन भेज रहे हो और बैंक के पास डॉक्यूमेंट भी है तो दो अलग कंफर्मेशन भेजो, नहीं सर मेन कंफर्मेशन के अंदर ही आप ये लिख देते हो उनको डॉक्यूमेंट्स कोलेटरल के तौर पर पड़े तो उसकी भी डिटेल्स दे दो, ठीक है जी। अच्छा जी अब बताएं जी, अच्छा ये टैक्स कंफर्मेशन क्या है सर, व्हाट इज अ टैक्स कंफर्मेशन। अच्छा देखो मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, सुनो मुझे बताओ ऑडिटर एक्सपर्ट है, एक ऑडिटर एक्सपर्ट होता है कितनी चीजों में, ओनली 3 थिंग्स बस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और एथिक्स। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहता है आप इन 3 चीजों में एक्सपर्ट हो, इनमें आप कोई दूसरा एक्सपर्ट नहीं इस्तेमाल करोगे, लेकिन इन 3 चीजों के अलावा प्यारे भाई आपको एक्सपर्ट चाहिए, हर एक चीज में एक्सपर्ट चाहिए अगर आपको जरूरत है उसके, ठीक है। अब एक बात बताएं सर, टैक्स की कैलकुलेशन एक मटेरियल अमाउंट है और एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, तो अक्सर और बेशतर जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है ना तो सर वो टैक्स की वर्किंग, टैक्स की कैलकुलेशन जो टैक्स एडवाइजर होता है कंपनी का उसकी की भी कैलकुलेशन इस्तेमाल करता है, उसको उठा के चेक कर लेता है कि सही है या नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ सर, तो वेरीफाई करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उस लॉयर को कंफर्मेशन भी भेजता हूँ कि तुमने जो मुझे वर्किंग बना के दी है मुझे बताओ कि कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, ठीक है जी, कोई हमारे रिटर्न ओपन तो नहीं पड़े हुए, कोई ऑडिट तो नहीं हो रहा कंपनी का, टैक्स ऑडिट तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के अंदर कोई टैक्स कंटिजेंसी है। ये टैक्स कंटिजेंसी क्या होती है, मैनेजमेंट ने एक चीज को एक्सपेंस के तौर पे दिखाया हुआ है, टैक्स अथॉरिटीज मान ही नहीं रही, तो मैं ये सारी कंफर्मेशन किससे लेता हूँ, मेरे टैक्स एडवाइजर से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, केपीएमजी अगर एक जगह ऑडिटर है तो वहां टैक्स एडवाइजर भी हो सकती है, आपको ये पता है ना कि एक फर्म के कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट है, इज इट पॉसिबल कि एक जो है वो सर हो सकता है, अगर सिर्फ रिटर्न बनाने की हद तक की बात है, ठीक है जी, सिर्फ रिटर्न बनाने की हद तक की बात हो सकता है, उसके टैक्स लॉ के मैटर्स देख सकता है, ठीक है जी, लेकिन आमतौर पर सर अगर केपीएमजी कहीं ऑडिटर है तो टैक्स एडवाइजर पीडब्ल्यूसी होता है, कहीं पीडब्ल्यूसी ऑडिटर है तो टैक्स एडवाइजर ईवाई होता है। तो मुझे एक बात बताओ सर, हम टैक्स एडवाइजर को एक लेटर लिखते हैं, उसमें क्या पूछते हैं, ये जो आपने कैलकुलेशन की सही नहीं, हम कहते हैं बताओ जी कंपनी के ऊपर कोई टैक्स केस तो नहीं चल रहा, बताओ कंपनी ने जितने एक्सपेंसेस लास्ट ईयर और पिछले सालों में क्लेम किए उस पर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, बताओ कंपनी को कोई टैक्स ऑडिट तो नहीं चल रहा, बताओ कोई टैक्स कंटिजेंसी तो नहीं है। अगर आपकी नॉलेज में ऐसी कोई चीज है तो क्या करो, बता दो हमें, ठीक है जी। तो सर टैक्स कंफर्मेशन भेजी जाती है टैक्स लॉयर को या टैक्स एडवाइजर को, ठीक है जी। अब बताएं जी, और सर लॉयर्स कंफर्मेशन किस लिए भेजते, 3 चीजों के लिए, कितने केसेस आउटस्टैंडिंग है ये बता दो, चांसेस कितने हैं उसके अंदर कि हम हार जाएं जीत जाए, और नंबर 3 सर पेनल्टी कितनी लगेगी अगर हम हार गए ऐसा, और अगर हम जीत गए तो पैसे कितने मिलेंगे, ये सारी चीजों के लिए बेचते हो। तो मुझे बताओ ये लिस्ट बेसिक लिस्ट याद रहेगी,
अगर इनकेस कोई सवाल आ गया 2-4 नंबर का तो सेट है। सर ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन में क्या फर्क है? ऑब्जर्वेशन किसी प्रोसीजर को होते हुए देखना है, उसमें ऑडिटर कुछ नहीं करता। इंस्पेक्शन में क्या करता है, वो फिजिकली एसेट्स को जाके देखता है, एसेट्स को और डॉक्यूमेंट्स को देखता है। ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर को देखने के लिए होता है, ठीक है जी। अगर बैंक क्लाइंट के साथ वाली बिल्डिंग में ही हो तो उस वक्त की मैनेजर खुद स्टैंप लेकर आ सकती है या बाय पोस्ट भेजना लाजमी है। अच्छा देखो एक चीज याद रखो, ये प्रैक्टिकल मसले हैं, ये प्रैक्टिकल मसले। हम एक जगह ऑडिट कर रहे हैं, हम एक जगह ऑडिट कर रहे हैं, ये हमारे साथ प्रैक्टिकली हुआ, ठीक है जी। उसके नीचे वाली ब्रांच में कंपनी ने जो है वो अकाउंट खोला हुआ, वहां कंफर्मेशन गई, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जवाब नहीं आया। तो उन्होंने कहा मैं अपना एम्प्लॉय नीचे भेज के मंगवा लूं। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, आप नहीं भिजवाएं, आप नहीं भिजवाएं। आप एक काम करें, उसको कहें फैक्स दे दे हमें, अभी मैं खुद खड़ा होकर फैक्स रिसीव कर लूंगा, बाकी उसको कहोगे लेटर ऑफिस भिजवा दे हमारे, ठीक है जी। ताकि एक प्रोसीजर क्या हो जाए, लीगली कंप्लीट हो जाए। तो सर मैं फैक्स वाली कंफर्मेशन को भी क्या करता हूँ, मान लेता हूँ, भले मुझे क्लाइंट पे रिसीव हुई, टेंशन नहीं, रिसीव मैंने की, ठीक है जी। आमतौर पर उसको टेम्पर करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है जी। ये प्रैक्टिकली हुआ है यार, प्रैक्टिकली तो ये भी होता है कि कंफर्मेशन तो मैनेजमेंट जमा करके दे देती है, ठीक है जी। क्योंकि आप कंडीशन डाल लेते, आप कहते हो जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी मैं रिपोर्ट साइन नहीं करूंगा। तो वो क्या करती है, अपना बंदा भगाती है, जमा करके ले आती है। एक दफा सीन ये हुआ कि हमने कंफर्मेशन भेजी, अमाउंट डिफरेंट आ गया। हमने मैनेजमेंट को दिखाया ये क्या है, मैनेजमेंट ने कहा अच्छा रुको, ए भाई चाय मुंजा कंजा करके उसने कहा एक काम करो, कंफर्मेशन गलत आ गई, हम दोबारा भेज देंगे, नहीं आ गई। तो जो प्रोसीजर की धज्जियां बिखेरी जाती है ना पाकिस्तान में, तो प्रैक्टिकली चीजों को पाकिस्तान में इस तरीके से ऑडिट होता है ना, हम क्लाइंट सर्विस दे रहे होते हैं, ठीक है जी। तो छोड़ दो उसको, कभी भी जिंदगी में नहीं देखना ऐसे, ठीक है जी। हमने बाय पोस्ट मंगवाई उससे। अच्छा जी सर, अब सुनिएगा दोस्त प्यारे भाई, मुझे एक बात बताएं, मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि ऑडिट एविडेंस जो एक्सेल कंफर्मेशन से रिसीव होता है वो आला नस्ल का होता है। आला नस्ल का मतलब सर ओरिजिनल है, डायरेक्ट है, थर्ड पार्टी से आ रहा है, रिटर्न फॉर्म में, तो सीधी सी बात है मोस्ट रिलायबल है। ऐसा एक्सटर्नल है, डायरेक्ट है, थर्ड पार्टी से आ रहा है, ओरिजिनल, ऐसे ही सर मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस। अब मुझे एक बात बताएं सर, जितनी स्लाइड में कवर करते जा रहे हैं आपने करना क्या है, क्रूअल वर्ड्स ये याद करना, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जी एक चीज और सुन लें, क्या कंपनी का लॉयर कंपनी की मैनेजमेंट में आता है? नहीं सर, कंपनी का लॉयर अगर मैनेजमेंट का एम्प्लॉय है मैं कभी भी उसको कंफर्मेशन नहीं भेजता। कंपनी का लॉयर अगर कंपनी का एम्प्लॉय है, मिसाल के तौर बहुत ज्यादा लिटिगेशन होती है, उन्होंने तो एक लॉयर एम्प्लॉय के तौर पर रखी है, कहा यार बार बार क्या आता है, इसी को मुलाजमत पर रखिए, तो अब आप उसको कंफर्मेशन नहीं भेजोगे, फायदा ही नहीं है उसको कंफर्मेशन भेजने का जी। ओरिजिनल का मतलब है सर, एक चीज होती है फोटोकॉपी, ये फोटोकॉपी नहीं है, ओरिजिनल है, बाकायदा साइन किया हुआ चीजें इसके अंदर आ गई, ठीक है। अच्छा जी सुने 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 सुने, मैं और आपसे एक चीज कहता हूँ, रिलेटेड पार्टी को भी कंफर्मेशन नहीं भेजते। आपकी रिलेटेड पार्टी में 10 लाख रुपए का रिसीवेबल है, तो आप उसको भेजो, क्या मना करेगा? नहीं, तो उसको उस रिसीवर्स को रिव्यू करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए दूसरे तरीके से, ठीक है जी। तो याद रखना हम कंफर्मेशन लॉयर को कब भेजते हैं सर, जब हमारा एम्प्लॉय। अच्छा अब सुनो टेक्निकल वर्ड्स, आपको एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमारा लॉयर रिटेनरशिप पे, ठीक क्या होती है हमारा लॉयर रिटेनरशिप पे, क्या मतलब, हम उसको मंथली पैसे देते हैं नहीं, आप कंफर्मेशन भेजनी चाहिए। हाँ, रिटेनरशिप और एम्प्लॉयमेंट में फर्क है, एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ आपके लिए काम करता है, रिटेनरशिप में वो आपके लिए भी काम कर रहा होता है, 10 और लोगों के लिए भी काम कर रहा होता है, वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है जी। वो आपके एम्प्लॉयमेंट का कानून उस पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, रिटेनरशिप पे अगर लॉयर है उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन तनख्वाह ले रहा लॉयर, सुबह से शाम तक आप ही मतलब कंपनी में बैठा हुआ है, रोज मंजिल कंपनी में बैठा हुआ है, तो सर वो बंदा आपका एम्प्लॉय है, उसको हम कंफर्मेशन नहीं देते, ठीक है जी। सुनिए दोस्त प्यारे बच्चों, अब सुनना जरा दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक टेक्निकल डिस्कशन है, इसमें इसके सवाल भी बनाए मैंने, ठीक है। सुनना जरा दोस्त, मुझे बताएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की असर्शन है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कंफर्मेशन से कौन सी असर्शंस वेरीफाई होती है, ऐसे मैं ब्रीफली डिस्कस कर लूं पहले। नो नो नो
अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, मैं एक रिसीवल आ रहा है मेरी बुक्स में 5 लाख रुपए का, गौर से सुनो, 5 लाख का रिसीवल आ रहा है मेरे पास, ऐसे ही टैक्स वाले का हिसाब है। अच्छा देखो, टैक्स कंफर्मेशन आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय को नहीं भेजोगे। आप एक कंपनी में गए, आपने कहा जी आपका टैक्स कौन देखता है, उसने कहा वो नादिर देखता है। अब आप नादिर को लेटर नहीं भेजोगे, हम टैक्स कंफर्मेशन कब भेजेंगे, जब वो कहेगा जी मेरा टैक्स देखता है पीडब्ल्यूसी, जी मेरा टैक्स देखता है जनाब केपीएमजी, एक एक्सटर्नल टैक्स एडवाइजर है मेरा, इंटरनल एम्प्लॉयज को कंफर्मेशन नहीं, ये याद रखना सर। अब सुनो दोस्त, मेरी बुक्स में आ रहे रिसीवेबल 5 लाख, मेरा एक सवाल है, इज इट अ रियलाइजेबल अमाउंट और इज इट योर लीगल क्लेम? ये लीगल क्लेम है, रियलाइजेबल अमाउंट है। रियलाइजेबल अमाउंट का मतलब पता क्या होता है, इतने मुझे मिल जाएंगे, इतने मुझे मिल जाएंगे। ये 5 लाख रुपए मेरा लीगल क्लेम है, रियलाइजेबल अमाउंट है। अच्छा मैं इसमें से लेस कर रहा हूँ प्रोविजन 1 लाख का। अब बताओ रियलाइजेबल अमाउंट कितना है, बताओ। मैं कंफर्मेशन इसकी बेचता हूँ या इसकी बेचता हूँ? 5 लाख की कंफर्मेशन बेचता हूँ, 4 लाख की नहीं बेचता हूँ। अगर आपने 4 लाख की कंफर्मेशन बेच दी तो कहेगा पक्का लाख नहीं रिसीव करना, ठीक है तो बस सही है, फिर मैं आपको 4 लाख रुपए भेज रहा हूँ, टेंशन नहीं है। नहीं सर, हाँ हमेशा प्रोविजन, प्रोविजन तो बैड डेट्स है ना, वो 1 लाख का, ठीक है जी। तो मेरा नेट रिसीवेबल कितना हो गया, 4 लाख रुपए का हो गया। अब बना सर लीगल क्लेम के लिए आप कंफर्मेशन बेचते हो, कभी भी आप नेट रियलाइजेबल अमाउंट के लिए कंफर्मेशन नहीं भेजते। अब सुनो, अब मेरा एक सवाल है, सुनो सुनो सुनो, आपको कैसे पता चला इसके ये 1 लाख का प्रोविजन बनाना? सर हमें मसला हुआ, डाउट हुआ, एक इंडिकेटर नजर आया, हमने प्रोविजन बना लिया। व्हाट इफ का इंडिकेटर नहीं नजर आया तो? आमतौर पे हम बैड डेट्स के लिए इतना बड़ा प्रोविजन नहीं बनाते। अब सुनो, मेरी बुक्स में आ रहा है रिसीवेबल 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपए का, मैंने कंफर्मेशन भेजी, कंफर्मेशन का रिप्लाई आ गया यस मैंने 5 लाख देने, क्या इस रिसीवेबल की एग्जिस्टेंस वेरीफाई होगी? हाँ ये एग्जिस्ट करता है रिसीवेबल, क्योंकि एक बंदे ने कंफर्म किया कि देना है उसको। नंबर 2, क्या ये वेरीफाई हो गया, क्या ये वेरीफाई हो गया कि हमारा राइट है इस रिसीवेबल के ऊपर, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वेरीफाई हो गया। 2 चीजें वेरीफाई हो गया, एग्जिस्टेंस तो बाहर है ना, पहली चीज क्या आ गई, एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो गई। नंबर 2, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वेरीफाई हो गया। अच्छा अब सुनना जरा दोस्त, क्या मेरा लीगल क्लेम कंफर्म हुआ या नेट रियलाइजेबल अमाउंट कंफर्म हुई? लीगल क्लेम कंफर्म हुआ है। इसका मतलब है कंफर्मेशन आपको कभी भी ये नहीं बताएगी कि आपको इससे नेट रिकवरी कितनी होने वाली है, ये कभी भी नहीं आपको पता चलेगा। तो इसका मतलब है सर मेरे पास वैल्यूएशन के लिए एक वीक, सर ये ऑडिट एविडेंस है। अगर कंफर्मेशन आती है जी वो कह रहे हैं 5 लाख रुपए देने को तैयार है, वो मैं प्रोविजन नहीं बना रहा, मैं कहूंगा नहीं सर, आप कंफर्मेशन से क्या चीज वेरीफाई करते हैं? लीगल क्लेम सर। अगर एक तरह से देखा जाए तो सर ये बंदा अगर सर आगे जाके बैंकरप्ट होता है, इंडिकेशन नजर आ रही है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नजर आ रहे हैं कि वो बंदा फाइनेंशियल डिफिकल्टी में, वो कह रहा है कि आपको क्या करेगा, वो 5 लाख रुपए दे देगा। लेकिन हमारे हिसाब से सर इसमें क्या बनना चाहिए, प्रोविजन। मुझे बताओ एग्जिस्टेंस वेरीफाई हो रही है सर, मुझे बताओ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वेरीफाई हो रहे हैं, क्या वैल्यूएशन के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ एविडेंस है? वैल्यूएशन के लिए वीक सोर्स ऑफ एविडेंस। फिर अब सुनो और सुनो और एक बात बताओ, मेरी बुक्स में 4 रिसीवेबल्स आ रहे हैं, ठीक है जी। कितने रिसीवेबल्स हैं? 4 रिसीवेबल्स हैं, असल में 5 है। ये वाला मेरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, मिस हो गया, बताओ मेरी बुक्स कंप्लीट नहीं है, बुक्स पे आया ही नहीं वाला रिसीवर, बताओ कंफर्मेशन कितनों को भेजूंगा? इसका मतलब है कंफर्मेशन भेजी जाती है सिर्फ उन लोगों को जो मेरी बुक्स पे आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब है सर कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस भी इंश्योर नहीं होती है, ऐसा कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस भी इंश्योर नहीं होती है। तो मुझे बताओ कंफर्मेशन से कितने असर्शंस प्रॉपर्ली वेरीफाई हो जाते हैं? एग्जिस्टेंस, नंबर 2 सर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, नंबर 3 वैल्यूएशन के लिए अच्छा सोर्स ऑफ एविडेंस, और कंप्लीटनेस के लिए तो अच्छा सोर्स ऑफ एविडेंस है ही नहीं, ऐसा। ये बात समझ आती? अच्छा अब सुनो 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 और पूरी स्लाइड अभी पढ़ाऊंगा। मुझे एक बात बताएं सर, मैंने एक कस्टमर को 100 रुपए की गुड्स बेची 17 दिसंबर को,
सर मैंने 20 दिसंबर को उस बंदे को 80 रुपए की गुड्स और बेची, मैंने 25 दिसंबर को इस बंदे को 60 रुपए की गुड्स और बेची, सर मैंने 31 दिसंबर को इस बंदे को 70 रुपए की गुड्स और बेची, सर मैंने 15 जनवरी को, ऐसे 5 जनवरी को और करीब कर उसको 2 जनवरी को इसको मैंने 80 रुपए की गुड्स और बेची। मुझे बताओ मैं कंफर्मेशन भेज रहा हूं 15 जनवरी को, अभी से इसमें से 1 रुपया रिसीव नहीं हुआ, बताओ मैं कंफर्मेशन कितनी अमाउंट की भेजूंगा? मैं इन 4 अमाउंट्स की कंफर्मेशन भेजूंगा, ये नहीं भेजूंगा। क्यों सर? क्योंकि मैं ऑडिट कर रहा हूँ 31 दिसंबर का, तो मैं नहीं भेजूंगा ऐसा। अब आप मुझे बताओ यार, उस बंदे ने ये कंफर्म कर दिया, और सुनना, उस बंदे ने कंफर्म किया 100 कितना होता है टोटल मिला 310, ये 70 एक्सक्लूड कर दो तो, ये वाला 70 एक्सक्लूड कर दो तो, मैंने कंफर्मेशन भेजी 310 की, उसका रिप्लाई आया कि जी मैं तो सिर्फ 31 दिसंबर में 240 रुपए जो है वो मेरे लिए पेबल थे, 310 तो पेबल नहीं थे। तो मैंने कहा क्यों भाई, ये 70 वाली इनवॉइस भी था? उसने कहा नहीं नहीं सर, 70 वाली गुड्स जो है ना 1 जनवरी की है, ये इस बंदे ने धकेल के इस साइड पे कर दी है। तो मुझे बताओ, ये पता चला कि हमने अगले साल की सेल्स क्या कर दी है, पिछले साल में रिकॉर्ड कर दी। कंफर्मेशन से वेरीफाई हो गया कि हमने एक इनवॉइस जो अगले साल की थी वो कस्टमर को ठोक दी है पिछले साल में। तो मुझे बताएं, आपको नहीं लगता कि कंफर्मेशन से कट ऑफ भी वेरीफाई होता है? ऐसा है। तो मुझे बताओ, कंफर्मेशन से अगर मैं आपको पूछूं कौन सी अदर्शंस की तशफ़ी होती है, तो आप कहोगे एग्जिस्टेंस वेरीफाई होगा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वेरीफाई होगा, और सर कट ऑफ वेरीफाई होगा। कौन सी के लिए वीक है और कौन सी के लिए बिल्कुल बकवास है? ऐसा है, ऐसा है। अब आज को स्लाइड से पढ़ लेते हैं। एग्जिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस, एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है जी। फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट वी हैव अ राइट और ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्यों लिखा है? कंफर्मेशन हम लायबिलिटीज के लिए भी बेचते हैं, ऐसा कि हमने पैसे देने, ठीक है जी। वैल्यूएशन, वीक एविडेंस एज द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंफर्म्ड, एबिलिटी एंड इंटेंशन टू पे बाय द डेटर्स। लीगल क्लेम तो वेरीफाई हो गया, लेकिन सर वो देगा कितना असल में, ये चीज वेरीफाई। अच्छा, स्टॉक कंफर्म कर दिया बंदे ने, एक बंदे का हमारा स्टॉक पड़ा था, उससे कह दे जी 8000 अंडे पड़े हैं इसके यहाँ पर, अंडों की कंडीशन क्या है, बिकने लायक है या नहीं है, एनआरबी उसकी कॉस्ट से कम तो नहीं हो गई? वो कह रहे भाई ये मुझे नहीं पता, अंडे गिनती करके मैंने बता दिया, ठीक है जी। तो उसका मतलब है स्टॉक और डेटर्स की सेहत के बारे में नहीं मालूम हो सकता। फिर कंप्लीटनेस, वीक एविडेंस as we only send external confirmation to recorded or known figures, something that is unrecorded cannot be confirmed through external confirmation, ऐसा। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। एक हमारा मैनेजर ने हमसे जबरदस्ती का काम कराता था, हमें समझता था दुनिया का सबसे फजूल आदमी है। वो पता क्या कराता था, वो नील कंफर्मेशन भिजवाता था। क्या भिजवाता था? नील कंफर्मेशन। वो कहता था यार एक काम करो, आप ना जाओ सिस्टम में बैठो एंटिटी के, उसमें सारी पार्टीज के नाम आ रहे होते हैं लेजर में, कुछ के साथ आपका बैलेंस होता है, कुछ के साथ बैलेंस नहीं होता। वो कहता था काम करो, नील बैलेंस वाले ले आओ बहुत सारे, जिनके साथ कोई बैलेंस नहीं है, कहते हैं इनको हम कंफर्मेशन देंगे। तो मैंने कहा इससे क्या वेरीफाई होगा? उससे कहा इससे शायद कंप्लीटनेस वेरीफाई हो जाए, ठीक है जी। एक डेटर आपका मिस हो गया था, उसके अगेंस्ट बैलेंस था, आपका सिस्टम जीरो दिखा रहा है, नील कंफर्मेशन पे मे भी उसके पास बैलेंस हो और वो चिल्लाए आगे से नहीं नहीं भाई मैं तो देने पैसे, ठीक है जी। तो ये एक तरीका होता है कंफर्मेशन को छेड़ने, इसको कंप्लीटनेस को छेड़ने का। लेकिन अगेन सर स्टैंडर्ड्स के बावजूद कहता है कि ये एक अच्छा सोर्स ऑफ एविडेंस नहीं, ठीक है जी। आप भेज सकते हो कंफर्मेशन वेरीफाई करने के लिए भी, किस नेचर की कंफर्मेशन? ब्लैंक नील कंफर्मेशन, ठीक है जी। तो आप ये अज्यूम करो कि भाई होता क्या था सर, जब हम बेचते थे ना तो आज तक वो कंफर्मेशन वापस नहीं आई, ठीक है जी। उसकी वजह ये कि जब आपका बैलेंस ही नहीं है तो लोग वेरीफाई करने के लिए जो है वो रिप्लाई भी नहीं करते थे, ठीक है जी। अच्छा जी, एक्यूरेसी एंड कट ऑफ, ऑल डेटर्स आर लिंक्ड टू सेल्स एंड क्रेडिटर्स आर लिंक्ड टू परचेजेस, दे कैन बी क्रॉस वेरीफाइड, ठीक है जी, कि वो इस साल के हैं या नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ये याद कर लोगे जी मेरा जी? हाँ हाँ, नाम नहीं रखते भाई। एक चीज सुन लो, जब आप लेजर खोलते हो ना किसी भी एंटिटी का, और दोस्तों, और ड्यूरिंग द पीरियड उसके साथ ट्रांजैक्शन हुई है लेकिन बैलेंस ईयर इनटू जीरो हो चुका है, वो लाजमी आ रहा होगा।
लाजमी आ रहा होगा वहां पे, हम वहां से निकालते रह गए। कितने लोग ऐसे हैं जिनसे रिसीवल 0 हो चुका है। एक काम करो, निकालो कोई 8-10 लोगों को ना, ये भी चिपका दो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में कभी उनमें से किसी का रिप्लाई, चूंकि वो रिप्लाई आता भी नहीं था और हम कंटिजेंट भी नहीं रखते कि ये नहीं आएगा तो हम ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करेंगे। हम कहते थे बैलेंसेस कंफर्म हो गए और हमें स्टैंडर्ड ने खुद कहा है कि कंप्लीटनेस के लिए ये एक वीक सोर्स ऑफ एविडेंस है, तो हम उसको कुछ भी नहीं करते। आ गया तो आ गया, ठीक है जी। आमतौर पर भेजा जाता था पेबल्स के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने अपनी लायबिलिटी अंडरस्टेट की है, इसके लिए हम बेचते हैं, ठीक है जी। अच्छा गौर से देखिएगा जी, क्या जी क्या हुआ, दराज पूरा कीड़ा नहीं ठंडा हुआ ना। अच्छा चलो सुनो जरा, मुझे एक चीज ये बताओ, गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। सर देखिए, एक मेरे सामने ना इंश्योरेंस कंपनी है, एक मेरे सामने कंपनी है जिसमें बैटिंग होती है, गैम्बलिंग कंपनी इसको आप कह लें। एक मेरे सामने है सर, मिसाल के तौर पर एक अच्छी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यूनिलीवर्स टाइप की। मुझे पता है किसके ऑपरेशंस बहुत ज्यादा रिस्की है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑपरेशन रिस्की है। सबसे ज्यादा ऑपरेशन रिस्की इंश्योरेंस कंपनी है। क्यों? एक तो इसके अंदर सर नेचर ऑफ ऑपरेशन इतना कॉम्प्लेक्स है कि पैसे लेने किससे, देने किसको है, ठीक है जी। तो एक अच्छा खासा बंदा जो अकाउंटिंग की नॉलेज रखता भी हो सर, वो इंश्योरेंस का ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है जी। अभी करंटली नया स्टैंडर्ड आया IFRS 17 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का, ठीक है जी। कौन सा स्टैंडर्ड है? इसने स्टैंडर्ड ने रिप्लेस किया किसको? IFRS 4 को। एक IFRS को, नए स्टैंडर्ड को इसने रिप्लेस किया, IFRS 4 भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। IFRS 4 से ये सारे कॉन्ट्रैक्ट डील होते थे IAS 37 में। इसका मतलब है जमाने कदीम में IAS 37 काउंटिंग तो बड़ी है ना सर, IAS 37 से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले गए। उन्होंने कहा जी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डील होंगे IFRS 4 में। फिर उन्होंने कहा जी IFRS 4 भी खत्म, अब IFRS 17 में डील होंगे। अब मुझे एक बात बताओ सर, एक ठीक ठाक कॉम्प्लेक्स नेचर के ऑपरेशन होते हैं इंश्योरेंस के, ठीक है जी। सर मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आपने लेना है प्रीमियम, आवाम से पैसे लेने, पॉलिसी होल्डर से, वो पॉलिसी होल्डर पूरी पॉलिसी के एंड तक पैसे दे, तो क्या होगा सर? पॉलिसी होल्डर बीच में मर जाए तो उसको पैसे के हिसाब से देने, पॉलिसी होल्डर जिंदा रहा तो पैसे तो दिए ना उसने, उसको एक टाइम पीरियड के बाद पैसे वापस करने, वो कैसे दिए जाएंगे? सर इसके ऑपरेशंस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि एक ऑडिटर से, मैनेजमेंट से गलती होने के चांसेस ठीक ठाक होते हैं। अब बताओ एक बेटिंग कंपनी, इसके ऑपरेशंस तो सिग्निफिकेंटली रिस्की, ठीक है जी। क्यों? जुए वाली कंपनी, कोई भी जो है उल्टा सीधा काम हो सकता है अंदर। मुझे पता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सर मिसाल के तौर पर कद्दू लेके कद्दू का हलवा बेच रही है, तो सर उसके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, अब सुनो 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 सुनो, इसका इसका इसकी मैनेजमेंट में भी एक टॉप क्लास MBA, इसका मैनेजर भी एक टॉप क्लास MBA, इसका मैनेजर भी एक वर्ल्ड नोन MBA, ठीक है। मुझे बताएं सर, तीनों की मैनेजमेंट बहुत कॉम्पिटेंट है। मैं अगर आपसे पूछूं तीनों में से इसके बावजूद के मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है, कौन सी कंपनी रिस्की है? सर बैटिंग और इंश्योरेंस कंपनी दोनों रिस्की है। मुझे बताओ ऐसा रिस्क जो एंटिटी के ऑपरेशंस की वजह से एंटिटी पे आता है, ये कहलाता है इनहेरेंट रिस्क। क्या कहलाता है? इनहेरेंट रिस्क। ऐसा इनहेरेंट रिस्क का मैनेजमेंट से कोई कमाल नहीं है। इनहेरेंट रिस्क आता किसकी वजह से सर? ऑपरेशंस की वजह से। अब एक बात बताओ, बाय नेचर ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मसला नहीं है, बाय नेचर इन दो कंपनीज में ठीक ठाक मसले हो सकते हैं। अब एक बात बताओ सर, मैं अगर आपसे पूछूं कंट्रोल्स किस लिए लगाए जाते हैं? इनहेरेंट रिस्क की वजह से जो मसले आ सकते हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, उसके मैग्नीट्यूड को कम करने के लिए कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। अब कंट्रोल कौन लगाता है? अब मैनेजमेंट लगाती है। अब मैनेजमेंट का कमाल आ रहा है ऐसा। अब एक बात बताओ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनहेरेंट रिस्क हो लेकिन एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल्स लग जाए,
तो हम कहेंगे जी कंट्रोल जितने जबरदस्त है कि दो ऑपरेशन बहुत रिस्की है लेकिन गलती नहीं होती यार यहाँ, ऐसा। अब सुनो 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 सुनो, अब एक बात बताओ, एक चीज है इनहेरेंट रिस्क, गलती होने के चांसेस बहुत है, ऑलमोस्ट 100 ट्रांजेक्शन है ना, 70 में गलती होने के चांसेस। मिसाल दे रहा हूं, हमारे कंट्रोल्स हैं 100 ट्रांजेक्शन उससे पास होती है, 2 में गलती कैप्चर नहीं कर पाता, कितने में? तो सर इसका मतलब है एक चीज है कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क का क्या मतलब है? कंट्रोल्स भी गलती को डिटेक्ट ना करें। तो मुझे बताओ आगे चले, इसके चांस कितने हैं जी? 2%। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये कहलाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऐसा। मुझे तो कितना आ रही 1 पॉइंट। इसका मतलब है यार ऑडिटर हाथ भी ना लगाए ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट 98.6% सिक्योर्ड है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कंट्रोल इतने जबरदस्त हैं, इतने बेहतरीन हैं कि सर उससे 10,000 ट्रांजेक्शन गुजारी गई, सिर्फ 2% के अंदर जो मसला निकला, ठीक है, बाकी बेहतरीन निकली। अब मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर का हाथ नहीं लगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ऑडिटर आया ही नहीं अभी तक। आपको मुझे बताओ सर इस कंपनी के रिसीवेबल्स में आपको कोई मसला नजर आ रहा है? मैं कहूंगा यार 1.4% रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है। इसका मतलब है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट सिग्निफिकेंटली कम है। अब बताओ मैं बहैसियत ऑडिटर यहाँ आ रहा हूँ ऑडिट करने के लिए, मुझे बताओ मुझे कंफर्मेशन भेजनी चाहिए? मैं कहूंगा यार कंफर्मेशन के बगैर भी काम हो सकता है, मैं देख लूंगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ना होने के बराबर है, ऐसा। अब और सुनना, स्टैंडर्ड आपको कहता है कंफर्मेशन भेजना लाजमी, हम कहते हैं नहीं, ऑडिट प्रोसीजर तो आपकी मर्जी होता है। स्टैंडर्ड कहता है जी कंफर्मेशन कहां पर, कंफर्मेशन की बात कर रहा हूं, नेगेटिव कंफर्मेशन की बात नहीं कर रहा। सर स्टैंडर्ड कहता है कि कंफर्मेशन को कहां अवॉइड किया जा सकता है। स्टैंडर्ड कहता है कंफर्मेशन को कहां, आप चाहो तो ना भेजो। तो सर हम कहते हैं जनाब हम वहां कंफर्मेशन शायद ना भेजें जहां रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट सिग्निफिकेंटली कम हो, ऐसा। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, गौर से सुनना, अगर ऑडिटर कंफर्मेशन नहीं भेजता, मतलब ऑडिटर बहुत कम कंफर्मेशन भेजता है, भेजता ही नहीं, तो उसका मतलब है उसने पर्टिकुलरली इस एरिया पे काम बहुत कम किया। सर हमने 20% सैंपल्स पे काम कर लिया, इसका मतलब है हम 80% एक्सपोज्ड हैं, ऐसा। 80% एक्सपोज है, ये कैसे? डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क का क्या मतलब है? ऑडिटर ने 80% चीजें नहीं देखी, मिसाल दे रहा हूं, ऑडिटर ने 80% चीजें नहीं देखी, उसका मतलब 80% एरिया डार्क है, पता नहीं इसमें गलती निकली भी है ना। अच्छा ओवरऑल पूरे पॉपुलेशन में गलती निकलने के चांस कितने हैं? जिसमें से ऑडिटर ने 20% चीजें देख ली, उसमें कोई मसला नहीं निकला, 80% देखी नहीं। मिसाल दे रहा हूं, मुझे बताओ मेरे पास ऑडिट रिस्क कितना आता है? कितना? 1.1 और कम हो गया, ऐसा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या होता है? ऑडिटर जितना रिलैक्स होकर काम करेगा, कम काम करेगा, डिटेक्शन रिस्क। मुझे बताओ कहां पर ऑडिटर अफोर्ड कर सकता है ठंडे होकर काम करना? इसका बड़ी स्टेटमेंट कम होगा। अगर मैं कंफर्मेशन नहीं भेज रहा तो इसका मतलब है मैं ठंडा हूं, ऐसा। तो मैं बताओ अगर ठंडा भी हो जाऊं तो मेरा ऑडिट रिस्क कितना इंक्रीज नहीं हो रहा। तो मुझे बताओ कहां कंफर्मेशन नहीं भेजना चाहिए, या ना भी भेजने का कोई मसला नहीं है, दूसरी चीज सर बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज के अंदर कंफर्मेशन भेजने का स्कोप भी नहीं होता, कंफर्मेशन भेजने का स्कोप नहीं होता। मिसाल के तौर पर सर मैं जा रहा हूं किसी कंपनी को ऑडिट करने के लिए जो काम ही कैश बेसिस पे करती है, ठीक है जी, जैसे मैं किसी सुपर स्टोर को ऑडिट करने जा रहा हूं, उधर आपको डेटर क्रेडिटर नजर नहीं आएंगे, क्रेडिटर्स होंगे थोड़े बहुत लेकिन डेटर्स तो नजर ही नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी सर बहुत थोड़ी छोटी अमाउंट के होंगे। तो सर स्टैंड कहता है जनाब अगर बहुत मिनिमल अमाउंट के क्रेडिटर्स और डेटर्स हैं, आप वहां पर एक प्रोसीजर क्या कर सकते हो, पर्टिकुलरली इस चीज के लिए क्या कर सकते हो, आप अवॉइड कर सकते हो, छोड़ दो। अब मुझे एक बात बताया, मैंने आपको 2 केसेस बताए, आप कहां पर कंफर्मेशन को अवॉइड कर सकते हो। लिखा हुआ जनाब ऑल्दो कंफर्मेशन इज स्ट्रांग एविडेंस इट कैन बी अवॉइडेड इन द फॉलोइंग केसेस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लो, ऐसा। कब लो होगा रिस्क ऑफ मटेरियल? इसमें ऑडिटर का बड़ा कमाल है ना कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट लो है, इससे ऑडिटर का कोई कंट्रोल हाथ ही नहीं है, इसमें सारा हिसाब किताब किसका है? सर इनहेरेंट रिस्क मे भी कम होगा, मे भी अगर इनहेरेंट रिस्क ज्यादा भी है तो कंट्रोल बड़े बेहतरीन लगेंगे। नंबर 2 ये बैलेंस की बात कर रहा है, ठीक है जी।
यहाँ देख लो, बैलेंस की बात कर, ये कह रहे जनाब जब बैलेंसेस क्या हो, इमटेरियल हो, थोड़े से हो, छोटे से हो, ऐसा परेशान भी लग रहा है। अच्छा जी, बोर्ड में देखो, सीधा होकर बैठ लो भाई। आप बताएं सर, तीसरा 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 सुनो, तीसरा सर और सुनना, सुनो 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 सुनो, मैं कंफर्मेशन भेज रहा हूं, गौर से सुनो। सर कंफर्मेशन कब भेजते हैं? ऑलमोस्ट ईयर एंड के फौरन बाद भेजते हैं। ये 31 दिसंबर एक बंदे से 500 रुपए रिसीवेबल दे, 2 जनवरी को उसने क्या किया, चेक भेज दिया, 3 जनवरी को चेक क्लियर भी हो गया। हम 5 जनवरी को यहाँ बैठे, हम कह रहे हैं इसको कंफर्मेशन भेजो कि 500 देने नहीं देने, ये बता दो, तुम्हारे बनते नहीं बनते। हम मैनेजमेंट के पास गए, हमने कहा जी हम इसको कंफर्मेशन भेजना चाह रहे हैं कि जी 500 रुपए का रिसीवेबल है या नहीं। मैंने कहा बाबू उसके पैसे आ चुके हैं, पैसे आ चुके हैं, आएंगे नहीं, पैसे आ चुके हैं, ठीक है जी, क्या हमें इसको कंफर्मेशन भेजना चाहिए? हैं? आप अवॉइड कर सकते हो, क्यों? जब आप सिर्फ ये कर लो, वेरीफाई कर लो पैसे आए नहीं है। अगर आपको ऑल्टरनेटिव सोर्स से एविडेंस मिल गया है, मिलेगा नहीं, मिल गया है, तो फिर आपको कंफर्मेशन भेजने की जरूरत नहीं है, ना भेजो, ठीक है जी। अंग्रेजी देख लेना इसकी, अंग्रेजी देख लेना इसकी। Sufficient appropriate audit evidence has been obtained, ठीक है जी, from alternative audit procedures। पक्का जी? ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है जी सर? सर उसके बाद सर चौथी चीज और सुनना सर, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा सर, और सुनो। मैंने कंफर्मेशन भेजनी है, क्या मैं मैनेजमेंट से जाके डिस्कस करता हूँ कि मैं कंफर्मेशन भेजूं या ना भेजूं? हैं? यस सर, मैं मैनेजमेंट से क्या लेता हूँ? इजाजत। और सुनो, मैनेजमेंट के पास मैं कंफर्मेशन का पूछने गया, मैनेजमेंट ने कहा कि मैं कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही आप। मैंने कहा मैनेजमेंट क्यों? डेटर्स को कंफर्मेशन भेजना है, तुम्हें क्या मसला? तुम तो माशाल्लाह नेक नेक इंसान हो, तुम्हें को थोड़ी 2 नंबरी की होगी। मैनेजमेंट ने कहा नहीं, मसला ये है कि हमारा उससे अभी फड्डा सेटल हुआ है, हमारा लीगल क्लेम था 5 लाख का, वो कह रहा था 4 लाख देने, हम मान गए जी 4 लाख लेने, अभी डिस्प्यूट ऑलमोस्ट रेजोल्यूशन पे, 4 लाख में मान भी जाएंगे, ठीक है जी। आपने कंफर्मेशन 4 लाख की भेजनी नहीं है, आपने कंफर्मेशन भेजनी है कितने की? जैसी उसके बाद कंफर्मेशन जाएगी वो आग बबूला हो जाएगा कि अच्छा मुझसे साइन करवाना चाह रहा है इसके ऊपर, फिर कल ये कोर्ट में लेके जाएगा तू। नहीं तो सर अगर आप भेजेंगे भी ना तो वो रिप्लाई नहीं करेगा, फिर आप एक अलग फड्डा लेके बैठ जाओगे, या अगर वो रिप्लाई करेगा तो गलत अमाउंट से करेगा, तो फिर आप एक फड्डा लेके बैठ जाओगे। तो काम करें ना भेजें यार, उसकी हट जाएगी। अभी नेगोशिएशन अभी भी खत्म हुए, बिजनेस करना है, क्या मैं ऑडिटर मैनेजमेंट की बात मान लूं? हाँ सर, केस 2 हम मैनेजमेंट के पास गया, हमने कहा मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजनी है। मैनेजमेंट ने कहा भाई सबको कंफर्मेशन भेजो, ये मिस्टर दाऊद को ना भेजो। हमने कहा क्यों? हमने कहा मैं नहीं बता रहा। हमने कहा यार मतलब क्यों ना भेजे? उसने कहा मैं नहीं बता रहा, नहीं भेजो, बस तुम्हें बोलना नहीं भेजो, क्या करूं, भेजो ना भेजो? भाई अल्लाह के वास्ते एक चीज याद रखना, एक ऑडिट प्रोसीजर से मैनेजमेंट मना करती है ना, आप वो काम नहीं करोगे, आप अपनी रिपोर्ट पे एप्लीकेशन डाल दोगे। मैनेजमेंट आपको कह रही है जी आना बंद है, दरवाजा बंद है, आप स्टॉक काउंट के लिए नहीं आ सकते, आप छत कूद के जा रहे हो, नहीं, जो वो बोल रहा है मान के आ जाओ, खत्म। फिर आप देखो आपके ऑडिट रिपोर्ट पे क्या एप्लीकेशन है, ठीक है जी। तो बताओ सर मैनेजमेंट मना करो, चाहे जायज रीजन की वजह से चाहे नाजायज रीजन की वजह से, हम कंफर्मेशन नहीं देते ऐसा। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूं प्यारे भाई कंफर्मेशन कब कब अवॉइड की जाएगी? बैलेंसेस छोटे हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, और तीसरी चीज ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एविडेंस, ऑल्टरनेटिव सोर्सेस से एविडेंस कलेक्ट हो चुका है और मैनेजमेंट क्या कर रही है? मना कर रही है, चाहे रीजन जायज हो चाहे रीजन नाजायज हो। ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों। अच्छा जी सर, जरा सा मैं आपसे पीछे की चीजें पूछूं? चलो जी जल्दी से, मुझे ये हमारी पीली शर्ट वाला भाई बता रहा है कितनी अजर्शंस के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक जबरदस्त सोर्स ऑफ एविडेंस है। बिल्कुल ठीक, नहीं मैं पूछ रहा हूँ किसके लिए अच्छी है वो बताओ खाली। ना ना ना, और तुम्हें तो आता नहीं यार, तुम्हें नहीं पूछा।
और कट ऑफ के लिए, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड कट ऑफ, ऐसा। चलो जी, माशाल्लाह। देखो सुनो, वादा ये है कि आप जो आज चीजें पढ़ के जाओगे कल वो चीजें सुनो। रोज ऑडिट का अब एक क्विज हुआ करेगा, जिस दिन मेरी क्लास होगी उसके फौरन बाद एक क्विज हुआ करेगा ऑडिट का। शुरू में मैं उसमें डालूंगा सिर्फ एमसीक्यूज, ताकि मैं आपकी जो है वो जो रिटेन करने की पावर है ना वो डेवलप करूं। ठीक है जी, सुनो, वक्त के साथ साथ आपसे रिटर्न लेना शुरू करूंगा उसी फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है। लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा है कि देखो ये चीज पढ़ ली ना, अब मैंने एक चीज पूछी कि क्या चीज जो है वो कौन कौन से दर्शन वेरीफाई, कौन कौन से दर्शन के लिए ऑडिट एविडेंस बेहतरीन है। आप यकीन करो ये 3 दिन बाद आपसे भूला हुआ, 3 दिन बाद ही भूला हुआ, और फिर हम वहां माँ की कसमें खा रहे होंगे कि सब कुछ याद है। यार मैं एक छोटी सी चीज सुन बताता हूँ, सुनो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, सुनना। अगर यहाँ कुछ चीज पड़ी हुई हो हमारे पास तो रख के गया हो। एफ कहाँ होता है? क्यों? सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, 2 मिनट, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ, सुनना जरा दोस्त। एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए? कॉस्ट पे। ये हाल है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कॉस्ट पे। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट किस पे हो सकती है? ये भी फेयर वैल्यू में भी कॉस्ट, ऐसा 7 दफा बताया। इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा किस पे? रट्टा लगवा दिया क्लास में। उसके बाद हमने लिया एक क्विज, माशाल्लाह 221 लोगों ने इसका जवाब दिया। ठीक है जी, अब सुनो, इसमें से एक सवाल था, रिस्पॉन्सेस पे जाते। ये देखें, ये आज ये सवाल पूछा हमने जी। आप यकीन करें दोपहर में 14 थे, दोपहर में 14 लोगों का अब भी ख्याल है कि इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होनी चाहिए? फेयर वैल्यू पे होनी चाहिए, जबकि 203 लोग ये समझते हैं कि नहीं 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 कॉस्ट पे होनी चाहिए। ठीक है जी, ये रिस्पोंडेंट है 221 आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। हमारे पास एफएआर 1 में 1000 बच्चा पढ़ता है, ये उसके 200, ये बगैरती है नहीं, ये बगैरती है। सिर्फ 22% लोगों ने क्विज दिया, उसमें भी 14-18 ऐसे अजीम लोग हैं जिनको 8 दफा एक चीज बता दी, उसके बावजूद उसने क्या कहा? मैं अभी भी ये समझता हूं कि फेयर वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या चीज? आगे आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जबा करंटली रिकॉर्डेड प्लस लाइव सारा मिला के ऑडिट में भी हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में तो हाईएस्ट नहीं होंगे, लेकिन कराची में हाईएस्ट है। ठीक है जी, सब जगह हाईएस्ट है, तो टेंशन नहीं लो। लेकिन एक चीज है जो मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ चीजें डेवलप होती हैं। ठीक है ना, देखो किसी भी वेल नोन टीचर की मार्केट ना ऐसे आसानी से खराब नहीं होती। खराब इन द सेंस ये कि टूटती नहीं। तो वैसे मिसाल के तौर पर आप लाहौर में जाओगे, आपको ऑडिट के अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उनकी एक मोनोपोली बनी हुई थी। हम जब मार्केट में घुसे तो हमने बहुत सारे लाहौर के सब्जेक्ट्स पकड़ लिए, लेकिन लाहौर वालों ने ऑडिट का सब्जेक्ट पकड़ लिया। ठीक है जी, अब ये काफी अच्छा हिसाब किताब हुआ कि हमने पिछले बैच के मुकाबले में नंबर्स हमारे डबल हुए, और मेहनत करेंगे, हिसाब किताब बनाएंगे सही, और आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है कॉस्टिंग। 350 बच्चा हमारे पास एक जमाने में था, हम फखर करते थे। माशाल्लाह लास्ट टाइम 1700 स्टूडेंट्स मैंने पढ़ा। ठीक है, एक ट्रीट भी है। यहाँ देख लो दोस्त, पास कितने हुए? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत पास। उसका एविडेंस ये है कि एमएफए में हम तकरीबन 900 टच कर चुके हैं। ठीक है, बच्चा आप अच्छा नहीं पढ़ाओ ना, अगली दफा आपसे नहीं आएगा पढ़ने, याद रखो। नहीं चलो आगे बढ़ो, आगे। बिल्डर बाबू,
देखो यार, एक बच्चे ने बड़ा अच्छी बात की, बिल्डर बाबू, बड़े हम आगे हर टाइम में आता है तो इसी के साथ लगा होता है, बातें कर रहा होता है। यहाँ देखिए बोर्ड में देख ले सर, सुनो दोस्त, सुनो 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 मेरे बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं जनाब एक पूरा पूरा प्रोसीजर कि प्रैक्टिकली कंफर्मेशन कैसे भेजी जाती है। अब देखो दो चीजें इसमें, दो चीजें इंश्योर करनी है। एक हमारी कंट्रोल शीट होगी, मतलब पूरे प्रोसीजर का कंट्रोल होगा, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं ना कंट्रोल सेंटर, जहां से हम पूरे प्रोसीजर को कमांड करेंगे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। वो पूरे प्रोसीजर को कमांड हम करेंगे इस पर्टिकुलर डायग्राम से, ठीक है जी। सबसे पहली चीज आपने डिसाइड करनी है कि कंफर्मेशन भेजे या ना भेजे। ऐसा जैसे मैं अभी से पूछूं कब कब कंफर्मेशन भेजी जाती है, आप बोलेंगे भाई भेजना और ना भेजना ऑडिटर के जजमेंट में आमतौर पे सारे केसेस में कंफर्मेशन भेजी जाती है अदर देन दीस सर्कमस्टांसेस। ऐसा अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने कंफर्मेशन भेजनी है, मेरे बच्चों सुनो, तो मैं क्या करूंगा सर, कंफर्मेशन को डिजाइन करूंगा। अब सुनो, डिजाइन करने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो उसका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि जो रिस्पोंडेंट है उसको चीजें समझ आए, और दूसरा सर जो हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो निकल भी सके। एक चीज याद रखना, कंफर्मेशन का ना एक एथिकल बाइंडिंग स्टेटस होता है। एथिकल बाइंडिंग स्टेटस का क्या मतलब, आपने उसको भेजा बगैर मैनेजमेंट से साइन करा, मिसाल दे रहा हूं, बंद ने पढ़ा, उसने कहा मैं तो रिप्लाई नहीं कर रहा, क्यों, मैनेजमेंट से साइन कराया नहीं, तो उसका मतलब है मैंने सर इन उसूलों पे कि सामने वाली पार्टी इसको रिस्पॉन्ड करे, मैंने ऐसा डिजाइन करना है कि सामने वाली पार्टी को समझ में भी आए, वो रिस्पॉन्ड भी करे और मुझे अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिसीव भी हो जाए। हमने एक बैंक को कंफर्मेशन भेजा, क्लोजिंग बैलेंस वेरीफाई करा लिया, मैनेजर ने कहा यार क्लोजिंग बैलेंस वेरीफाई होगा, ये तो वेरीफाई नहीं करवाया कि सूद का क्या हिसाब किताब, इंटरेस्ट मिला कि दोबारा कंफर्मेशन जा रही है, तीसरी दफा जा रही है, नहीं, आप एक दफा बैठ जाओ, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कंफर्मेशन से निकालने के वो आप सामने रख लो, कंफर्मेशन ऐसी डिजाइन करो सामने वाले को समझ में भी आए, सामने वाला रिस्पॉन्ड भी करे, और जब आपको रिस्पॉन्ड करे तो उसके बाद दोबारा आप उसको उंगली करने की नीयत ना रखो। अब बताएं सर, डिजाइन करने के बाद ना, डिजाइन करने के बाद हम मैनेजमेंट के पास लेके जाते हैं उसको पूरे कंटेंट्स के समेत। हम मैनेजमेंट से जाके पूछे हम भेज दें कंफर्मेशन, मैनेजमेंट ने कहा भेज, हमने कंफर्मेशन में पता नहीं क्या कुछ डाल दिया, नहीं, हम कंफर्मेशन को पहले डिजाइन करते हैं, डिजाइन की भी कंफर्मेशन हम किसके पास लेके जाते हैं, हाँ भाई ये कंफर्मेशन है जो हम भेजना चाह रहे हैं, अलाउ करोगे नहीं करोगे, केस 1 वो अलाउ कर देगा या नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा तो हमने क्या करना है वो आगे जाके देखते हैं, अलाउ कर दे तो भेज देंगे, भेजेंगे तो वेट करेंगे किसका, रिप्लाई का, या तो रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा। रिप्लाई अगर आ गया तो मान लें सब सही है, नहीं हम चेक करेंगे रिलायबल है या नहीं। अच्छा जरा इसको एक्सप्लेन करो, रिलायबल कब रिप्लाई आया और हमने कहा ये रिलायबल नहीं। आप सुबह सुबह क्लाइंट पे आए और मैनेजमेंट का सर बंदा आके आपको कह रहा है, मैनेजमेंट का बंदा, सर ये कंफर्मेशन सर, आपने कहा अच्छा कंफर्मेशन आ गई है, आपको रिसीव, उसने कहा नहीं सर मैं जा रहा था मार्केट कंफर्मेशन को उठा ली साथ में क्लाइंट से, तो मैं ले आया हूँ आपके पास, तो हमने कहा बेटा मर गया, खत्म हो गया कंफर्मेशन, बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है जी, आपने हाथ लगा दिया ना बेटा, अब गई चीज। अब मुझे एक बात बताएं, या तो रिलायबल होगी या नहीं होगी, अगर रिलायबल है तो सर, अगर रिलायबल है तो सर उसमें लिखा हुआ बैलेंस जो चीजें हमने मांगी वो मैच करेगी या नहीं करेगी, करेगी, बैलेंस मैच कर गया, रिलायबल भी है तो हम कंक्लूड कर देंगे कि मामला बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बैलेंस मैच नहीं किया तो फिर हमने, अब सुनो, अब कहां पर ऑडिटर को सेपरेट प्रोसीजर्स करने, नंबर 1 अगर अलाउ ना इस पे पेन किसे लिखा जाएगा, इसमें पेन कैसे चलता है, आजा भाई, यहाँ देखिए दोस्त, एक आपको यहाँ पर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करना है, मतलब आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा सा हटके,
मैनेजमेंट ने अलाउ कर दिया, रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ, तो क्या करेंगे हम? देखो ये वो सिनेरियो जहां आपको कंफर्मेशन ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं दिया, ये वो सिनेरियो है। तो फिर आप क्या करोगे? दूसरे प्रोसीजर्स करोगे। सर आया रिलायबल नहीं है, तो क्या करूंगा मैं? आ गया बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो क्या करूंगा मैं? ये 4 सिनेरियोज हैं जहां आपको कंफर्मेशन भेजने के बाद भी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा। आपको इस केसेस में क्या करना है? मजीद काम करना है, ऐसा? तो सर मजीद काम कैसे करेंगे, हम आगे जाके देखते हैं। सर बढ़ जाए, हमारे पास टाइम कितना रह गया? मर जा बेटा, कितना टाइम रह गया? 19 मिनट है ना, हम 10 मिनट और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप नमाज पढ़ने चले। नमाज कज़ा तो नहीं हो रही है ना? बस छोड़ो, सुनो 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 सुनो, अब देखो, सुनो सुनो, बैक एंड फोर्थ इसके ऊपर आना, बैक एंड फोर्थ इसके ऊपर आना है। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? डिसीजन वेदर वी शुड सेंड इट और नॉट, ले लिया डिसीजन, 4 एस्पेक्ट देख लिए उसकी। अब बताओ हमने क्या करना है? अब देखो डिजाइन में बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है जी। डिजाइन में 6 एस्पेक्ट्स आते हैं, कितने? 6 एस्पेक्ट्स, हाँ, 6 कंटेंट्स नहीं, 6 कंसिडरेशंस। तो सर हमारे पास की कंसिडरेशन क्या है? ये हमारे पास सर की कंसिडरेशन है पहली, और सुनो, डिजाइन कर रहे हैं कंफर्मेशन। यार बाबू, अच्छा बाहर चला जा भाई, तू बाहर चला जा, बाहर जाके सुकून से बात करके फिर आ जा, हैं? कर ले, कोई मसला नहीं है, टेंशन थोड़ी। अब तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होते हैं, बातें थोड़ी रिकॉर्डेड हो सकती हैं। पहली चीज सर, आपने ना कंफर्मेशन को डिजाइन ऐसे करना है, कंटेंट्स ऐसे रखने के आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। तो आप पहले सोच लें कि कंटेंट्स आपको रखने के आते हैं, ठीक है। नंबर 2, किस टाइम पे भेजना है? कंफर्मेशन कब भेजी जाती है? बाज़ औक़ात कंफर्मेशन सर भेजी जाती है अक्सर ईयर एंड के बाद, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप कंफर्मेशन ईयर एंड से पहले भी भेज सकते हो। नंबर 3, किन को भेजना है? पार्टीज, किन को भेजना है? हाई रिस्क को भेजना है, बड़े बैलेंसेस को भेजना है, ठीक है जी, ये डिसाइड करना है, ठीक है। फिर अच्छा एक बात बताओ, ऊपर कंटेंट्स आ रहे हैं, नीचे आ रहा है व्हाट टू कंफर्म, ये दो ये अलग एक चीज नहीं है? आपने नीचे रखी तभी तो अलग होगा कुछ। देखो ऊपर सुनो, ऊपर जो कंटेंट्स है ना, इसका मतलब है आपके लेटर में एड्रेसी का, जिसको आपने एड्रेस किया उसका एड्रेस, उस बंदे का नाम, डेजिग्नेशन, मैनेजमेंट का सिग्नेचर, ठीक है जी, जो आपने इंफॉर्मेशन डालनी है वो, साथ में एक एक्स्ट्रा लिफाफा के वापस आना है। ये है मेरे पास कंटेंट्स, ये जनरल बात है। सर व्हाट टू कंफर्म में आपके पास आता है बैलेंस है, कोई ट्रांजैक्शन कंफर्म करनी है, कोई इवेंट कंफर्म करना है, ठीक है जी। तो सर यहाँ पर आता है स्पेसिफिक वो चीजें जो आपने कंफर्म करवानी है, आपके कोर ऑब्जेक्टिव जो कंफर्मेशन, ठीक। फिर सर डिसाइडिंग द टाइप ऑफ कंफर्मेशन, हम आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे बाज़ औक़ात हम ओपन कंफर्मेशन भेजते हैं कि जो आपके बुक्स में बैलेंस है वो लिख के दे दूं, बाज़ औक़ात हम लिख के भेज देते हैं कि ये देख लो, अगर मानते हो तो बताओ, नहीं मानते तो भी बताओ। बाज़ औक़ात हम कंफर्मेशन ऐसे भेजते हैं कि कंफर्मेशन है भाई, अगर मानते हो तो ये जवाब सही है, बैलेंस सही है तो रिप्लाई नहीं करना, और अगर बैलेंस सही नहीं है तो पुराने जमानों में जंगों में होता था कि अगर कासिद वापस आ गया तो इसका मतलब है अमन है, और वह नहीं आया तो मारा गया, तो इसका मतलब है चढ़ाई कर देते थे। पता चला कासिद मैम में गायब हो गया। ये सही क्या होता है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। शायद इसका पहला अटेम्प्ट। छठी चीज सर, जब रिप्लाईज आते हैं सर तो अच्छा रिप्लाई का प्रोसीजर क्या होता है सर? मिसाल दे रहा हूं, सुनो रिप्लाई का प्रोसीजर क्या होता है? रिप्लाई आ कंफर्मेशन में लिखा हुआ है कि जी गलती है, बैलेंस मैच नहीं कर रहा, इन रिप्लाईज को क्या करोगे? कंक्लूड कर दूं कि सब तबाह बेड़ा कर गया? नहीं सर, मजीद इंक्वायरी करते। अच्छा निकल आया कि गलती है, क्या करें? हम ये देखें कि बस छोटी सी गलती है तो क्या जाएगा इससे? नहीं सर, फिर उसके बाद आपने प्रोजेक्शंस करनी होती है
क्योंकि हमने सारे डेल्टर्स को कंफर्मेशन नहीं भेजी, हमने थोड़े सौ को भेजी है। उस थोड़े सौ में अगर गलती है तो गलती पूरी पॉपुलेशन में कितनी हो सकती है, इसको प्रोजेक्ट करेंगे हम। ठीक है जी, फिर इसके हिसाब से मैनेजमेंट को डंडा करते हैं कि यार ये तो मसला है भाई, तेरे इतने से सामान में इतनी गलती निकली है तो बाकी में कितनी गलतियां होंगी है, तो हम खुद नहीं करते काम, हम ये मैनेजमेंट पे डाल देते, ये इंश्योर करो कि बाकी में गलती ना। ठीक है जी, हम आगे जाके देखते हैं। ये 6 कंसिडरेशन है सर। सुनिए, ये किस चीज की है? डिजाइन। वेरी गुड सर। अब आए जरा एक एक कॉम खोलते हैं सर, टाइम है हमारे पास? चलो बस यहाँ तक हम रखते हैं, ज्यादा भी हो गया, बहुत पढ़ा दिया तुम लोग। अच्छा सुनो, अरे भाई मेरी इंतजार रिक्वेस्ट, घर जाके इस पर्टिकुलर चीज को इमीडिएटली याद कर लेना ताकि अगली क्लास में चीजें आपको याद हो। ऑनलाइन वालों सही है जी? भेज देते हैं बैंक की कंफर्मेशन, ऑर्डर के लेटर पे होती है, बाकी सब मैनेजमेंट। उसके पास पड़ा हुआ एक सवाल छोड़ के निकल गया ना वापिस सवाल तुम्हारा क्या स्टेट्स वाला चार नंबर बाकी हो गए अप्रोच कैसे ऑडिट कहाँ से पढ़ेगी समझ नहीं आएगा, इससे पढ़ना किससे ही पूछो। नहीं अगर सेटेक्स से नोट से पढ़, मैं सेटेक्स से पढ़ के जा रहा था पिछली बार। एक मिनट ना सिर्फ